सर, सिर्फ कुछ दिन बचे हैं एग्जाम में और ये नई बीएनएस की मोटी किताब देखकर मेरा कॉन्फिडेंस गिर रहा है। क्या सिर्फ पुरानी धाराओं के नए नंबर रट लेने से काम चल जाएगा? यही गलती तुम्हें ले डूबेगी सिया। आयोग अब धाराओं के नंबर नहीं, उनके पीछे का ट्रैप पूछेगा। जैसे धारा 2, जहां ही का मतलब अब सिर्फ पुरुष महिला नहीं, ट्रांसजेंडर भी है। अगर ये बारीकियां नहीं पढ़ी तो एग्जाम सेंटर से मायूस लौटोगी। मतलब रट्टा फेल, लॉजिक पास। तो सर, क्या आज हम इसे पूरा खत्म कर सकते हैं? सिर्फ खत्म नहीं, इसका पोस्टमार्टम करेंगे। आज के इस महामुकाबला में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 20 तक पूरी संहिता को हम 162 ब्रेन टीजिंग प्रश्नों में समेट देंगे। यानी एक वीडियो और बीएनएस का किस्सा खत्म। परफेक्ट सर, मैं अपनी नोटबुक लेकर तैयार हूँ। 1 मिनट सिया, नोटबुक बाद में, पहले एक शर्त। फ्यूचर ऑफिसर्स, कान खोलकर सुन लो, ये कोई फिल्म नहीं है, ये आपकी असली जंग की ट्रेनिंग है। सवाल स्क्रीन पर आते ही वीडियो को पॉज करो, अपना जवाब नीचे कमेंट में टाइप करो और फिर मेरा कॉन्सेप्ट लॉजिक सुनो। 162 में से तुम्हारा स्कोर ही बताएगा कि तुम टॉपर बनोगे या भीड़ का हिस्सा रह जाओगे। देखते हैं आप में से कितनों में 162 बाइज 162 लाने का दम है। चैलेंज एक्सेप्टेड सर, इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। वेलकम टू प्रेप टॉक्स आईक्यू। मैं आज के इन मुश्किल सवालों को फेस करने के लिए पूरी तरह रेडी हूँ। तो बिना किसी देरी के क्या मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करूँ? बिल्कुल सिया, गो अहेड। पहला सवाल पढ़िए। ओके स्टूडेंट्स, तो फोकस स्क्रीन पर। मेरा मतलब है फोकस बनाए रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, बीएनएस 2023 की किस धारा में चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी को परिभाषित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए धारा 215, बी धारा 221, सी धारा 223 या डी धारा 3। सर, यहाँ पर ना मेरी एक दुविधा है जो मुझे लगता है हर स्टूडेंट की होती है। धारा 2 के इतने सारे सबसेक्शंस हैं कि एग्जाम के प्रेशर में सब एक जैसे लगते हैं, इन्हें याद कैसे रखा जाए? बहुत ही वैलिड डाउट है सिया, और स्टूडेंट्स, यही वो जगह है जहां एग्जामिनर आपके साथ खेलता है। सबसे पहले तो इसका सही जवाब नोट कीजिए, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी। हाँ, अब आते हैं हमारे ट्रैप अलर्ट पर। स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम के प्रेशर में 215 और 221 में बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको रट्टा नहीं मारना है। मैं आपको एक बहुत ही सॉलिड सिलेक्शन हैक दे रहा हूं। अच्छा, देखो सिया, मूवेबल शब्द किस लेटर से शुरू होता है? एम से। एग्जैक्टली। और बीएनएस 2023 की धारा 2 में जो लिस्टिंग की गई है ना, वो पूरी तरह से अल्फाबेटिकल यानी वर्णानुक्रम में है। तो आपको बस अपना लॉजिक लगाना है, एम से मूवेबल और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये सीधा धारा 221 पे फिट बैठता है। ओ, मतलब रटने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, बस लॉजिक लगाओ और धारा 221 को लॉक कर दो। वाओ, ये हैक तो बहुत अमेजिंग है सर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला लॉजिक तो सच में काम करेगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 है, बीएनएस के अनुसार लोक यानी पब्लिक शब्द में कौन शामिल है? इसके ऑप्शंस हैं ए केवल भारत के नागरिक, बी केवल सरकारी कर्मचारी, सी जनता का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय, या डी केवल वे लोग जो मतदान कर सकते हैं। ओके। इसमें मेरी क्यूरियोसिटी ये है सर कि मान लीजिए कोई बहुत ही छोटा सा समुदाय है, जैसे किसी एक मोहल्ले के लोग, तो क्या कानूनी रूप से उन्हें भी पब्लिक माना जाएगा? सिया, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और यही वो ट्रैप है जहां अच्छे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब जनता का कोई भी वर्ग या समुदाय का। लेकिन लीगल डिक्शनरी में ऐसा नहीं है। बीएनएस के अनुसार अगर कोई एक छोटा सा विशिष्ट समुदाय भी है तो वो पब्लिक की परिभाषा में आएगा। मतलब साइज मैटर नहीं करता, बिल्कुल नहीं। अगर किसी एक कॉलोनी का रास्ता रोका गया है तो वो भी पब्लिक के खिलाफ अपराध है। तो सिया के इस डाउट को क्लियर करते हुए हम पब्लिक की इस डेफिनेशन के लिए धारा 228 को लॉक करेंगे। समझ गई सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा। दस्तावेज या डॉक्यूमेंट शब्द की परिभाषा के संबंध में क्या सत्य है? इसके ऑप्शंस हैं ए इसमें केवल कागज पर लिखे शब्द शामिल हैं, बी इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल हैं, सी
इसमें केवल न्यायालय के साक्ष्य शामिल हैं, या डी, इसमें मानचित्र यानी मैप्स शामिल नहीं है? ये आज के टाइम का सबसे रिलेवेंट सवाल है, फ्यूचर ऑफिसर्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे मेरा ट्रैप अलर्ट सुन लो। जो बच्चे पुराने आईपीसी के रट्टे लगाकर बैठे हैं ना, वो तुरंत ऑप्शन ए टिक कर देते हैं। उन्हें लगता है दस्तावेज मतलब सिर्फ स्टैंप लगा हुआ कागज। हाँ, आमतौर पे तो लोग यही सोचते हैं। लेकिन अब हम नए दौर में हैं। यहाँ मैं आपको डिजिटल इंडिया अपडेट का हैक दे रहा हूँ। BNS 2023 के तहत आपका ईमेल, व्हाट्सएप चैट और यहाँ तक कि सर्वर लॉग्स भी अब डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। तो पुराने माइंडसेट से बाहर निकलिए। और हाँ, सोर्स के अनुसार इस विस्तृत परिभाषा को भी हम धारा 228 से ही लिंक करेंगे। इसे अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। डन सर, मैंने भी इसे अपने नोट्स में डिजिटल इंडिया हैक के नाम से हाईलाइट कर लिया है। सर, जब इन डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को हम लेकर जाते हैं तो कोर्ट में जाते हैं। इसी से जुड़ा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए। न्यायालय या कोर्ट ऑफ जस्टिस शब्द का अर्थ उस न्यायाधीश से है जिसे अकेले न्यायता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या अब इसके ऑप्शंस है, ए, न्यायपीठ यानी बेंच ऑफ जजेस जिसे निकाय के रूप में कार्य करने हेतु सशक्त किया गया हो, बी, पुलिस मुख्यालय, सी, पंचायत का मुखिया, या डी, केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ओके। सर, डाउट ये है कि गांव में तो पंचायतें भी फैसले सुनाती हैं, तो क्या पंचायत का मुखिया भी कोर्ट माना जाएगा? या ये बहुत ही स्मार्ट सवाल है, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। जी हाँ। अब फ्यूचर ऑफिसर्स, यहाँ ट्रैप क्या है? ट्रैप यह है कि कोर्ट शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक बड़ी सी इमारत आती है। हाँ, कटघरा और वो सब। बिल्कुल। या फिर फिल्मों वाली पंचायत याद आती है। लेकिन कानून की नजर में कोर्ट कोई बिल्डिंग या इमारत नहीं होती। कोर्ट का मतलब है द जज, मतलब व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय। सिलेक्शन हैक ये है कि कोर्ट इक्वल टू द जज, चाहे वो सिंगल हो या बेंच ऑफ जजेस हो, जिन्हें विधि द्वारा यानी कानून द्वारा न्याय करने की शक्ति दी गई हो। अगर पंचायत को कानूनी रूप से सशक्त नहीं किया गया है तो वो कोर्ट नहीं है। कोर्ट इज द अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय लॉ, और इसे हम लॉक करेंगे धारा 26 के रूप में। बहुत ही शानदार क्लैरिटी है सर। मतलब अथॉरिटी ही कोर्ट है, कोई जगह नहीं। अब कोर्ट की अथॉरिटी तो समझ ली, लेकिन ये अथॉरिटी कहाँ तक चलती है? स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एक सिनेरियो पर बेस्ड है। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिनेरियो बेस्ड सवाल मेरिट डिसाइड करते हैं। बिल्कुल सर। तो सवाल है, एक व्यक्ति ए भारत के बाहर किसी देश में अपराध करता है जो भारत में भी अपराध है, BNS के धारा 1 के प्रावधानों के तहत। इसके ऑप्शंस हैं, ए, उस पर केवल उस देश में मुकदमा चलेगा, बी, उस पर BNS के तहत भारत में उसी तरह मुकदमा चलाया जा सकता है जैसे कि उसने वह अपराध भारत में ही किया हो, सी, उस पर भारत में मुकदमा नहीं चल सकता क्योंकि अधिकार क्षेत्र बाहर का है, या डी, उसे केवल तभी सजा मिल सकती है जब वो भारत का सरकारी कर्मचारी हो। ओके। सर, आजकल साइबर फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। मान लीजिए कोई दुबई या थाईलैंड में बैठ के इंडिया में फ्रॉड कर रहा है, तो क्या ये उस पे लागू होगा? सिया, ये जो आपने एग्जाम्पल दिया है ना, यही इस कॉन्सेप्ट का कोर है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ट्रैप अलर्ट बहुत बड़ा है। जैसे ही एग्जाम में भारत के बाहर या विदेश लिखा होता है ना, बच्चे तुरंत जुरिस्डिक्शन का सोचकर ऑप्शन सी चुन लेते हैं। उन्हें लगता है कि अरे ये तो आउट ऑफ इंडिया का मामला है, हाँ, पुलिस वहां कैसे जाएगी। यही गलती है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। इसका हैक एकदम सिंपल है। इंडियन सिटीजन प्लस क्राइम अब्रॉड इक्वल्स ट्रीटेड एज क्राइम इन इंडिया। ओह, मतलब नागरिकता मैटर करती है। बिल्कुल। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जो भारतीय कानून में अपराध है, तो आप पर मुकदमा वैसे ही चलेगा जैसे आपने वो अपराध दिल्ली या मुंबई में किया हो। कानून आपके साथ चलता है। इस पावरफुल कॉन्सेप्ट को हम धारा 1(3) के तहत लॉक करेंगे। वाओ, ये सच में बहुत एम्पावरिंग है सर कि कानून अपने नागरिकों पर हर जगह लागू होता है। सर, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का तो हमने देख लिया, लेकिन सोसाइटी के अंदर जो बाउंड्रीज टूट रही हैं उसका क्या? स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसका हिंट सर ने स्टार्टिंग में दिया था। BNS 2023 के तहत लिंग या जेंडर की परिभाषा में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शंस है, ए, केवल पुरुष और महिला, बी, केवल पुरुष, सी,
पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर, या डी इसमें लिंग की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। ओके, सर यहाँ मेरी एक और लीगल दुविधा है। बताइए सिया। हम जब बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो कई जगह ही शब्द लिखा होता है, तो क्या ही का प्रयोग महिला के लिए भी होगा? सिया, ये पूरे बीएनएस का सबसे प्रोग्रेसिव सवाल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर। और जो आपने पूछा ना ही के बारे में, हाँ सिया, संदर्भ के अनुसार ही शब्द का प्रयोग महिला के लिए भी होगा और ट्रांसजेंडर के लिए भी। अच्छा। स्टूडेंट्स, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये बीएनएस का सबसे बड़ा सोशल अपडेट है। पुराने कानूनों में ट्रांसजेंडर समुदाय को वो पहचान नहीं मिली थी, लेकिन अब हमारा हैक याद रखिए, ही इक्वल्स मेल प्लस फीमेल प्लस ट्रांसजेंडर। ये तो सच में बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, कानून अब समाज के साथ कदम मिला रहा है और समावेशी हो रहा है। इस बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक बदलाव को हम धारा 210 में गर्व के साथ लॉक करेंगे। डेफिनेटली सर, एक फ्यूचर ऑफिसर के तौर पर ये जानकर बहुत प्राउड फील होता है। सर, कानून तो प्रोग्रेसिव हो गया है, लेकिन क्रिमिनल्स भी तो एडवांस्ड हो रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं। तो इसी से जुड़ा है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यदि कोई व्यक्ति भारत में स्थित किसी कंप्यूटर संसाधन यानी कंप्यूटर रिसोर्स को भारत के बाहर से निशाना बनाकर अपराध करता है, तो ऑप्शंस है ए, उस पर बीएनएस लागू नहीं होगा क्योंकि अपराधी विदेश में है, बी, उस पर बीएनएस लागू होगा क्योंकि कंप्यूटर भारत में है, सी, केवल आईटी एक्ट लागू होगा, बीएनएस नहीं, या डी, उसे केवल तभी पकड़ा जा सकता है जब वो भारत वापस आए। ओके सिया, फ्यूचर ऑफिसर्स, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब बीएनएस लागू होगा, बिल्कुल लागू होगा। इस कॉन्सेप्ट को कंप्यूटर रिसोर्स टारगेटिंग कहते हैं। अब यहां हैक क्या है? धमाकेदार हैक दे रहा हूं। टारगेट इन इंडिया इक्वल्स लॉ ऑफ इंडिया। वाओ, टारगेट इन इंडिया इक्वल्स लॉ ऑफ इंडिया। हाँ, चाहे वो हैकर किसी दूसरे देश का नागरिक हो, चाहे वो चांद पर बैठकर हैकिंग कर रहा हो, अगर उसने भारत की किसी सर्वर, डेटाबेस या कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट किया है तो उस पर बीएनएस लागू होगा। हमारी डिजिटल संप्रभुता बहुत मजबूत है, इसे हम धारा 14 में मजबूती से लॉक करेंगे। अमेजिंग सर, ये कॉन्सेप्ट तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। अब सर, हम आज की इस ड्रिल के आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर आ गए हैं। गो अहेड सिया, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 8। बीएनएस की धारा 2 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वही अर्थ दिया गया है जो ऑप्शंस है ए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B में है, बी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी एक्ट 2000 की धारा 21D में है, सी, नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस में है, या डी, संविधान के अनुच्छेद 21 में है। सर, जब भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात आती है ना, तो हम एस्पिरेंट सीधे एविडेंस एक्ट की तरफ भागते हैं। क्या ये सही है? सिया, यही वो ट्रैप है जो अच्छे की मेरिट लिस्ट खराब कर देता है। ओह, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी आईटी एक्ट 2000। अच्छा, एविडेंस एक्ट नहीं? बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट्स, कान खोलकर मेरा ट्रैप अलर्ट सुन लीजिए। एविडेंस एक्ट यानी ऑप्शन ए गलती से भी मत चुनना। एविडेंस एक्ट साक्ष्य पेश करने की प्रक्रिया बताता है, वो मूल परिभाषा नहीं देता। डिफरेंस है दोनों में। बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारा हैक ये है कि टेक डेफिनेशंस के लिए बीएनएस हमेशा आईटी एक्ट 2000 को रेफर करता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो या डिजिटल सिग्नेचर। परिभाषा आईटी एक्ट से आएगी। इस गोल्डन रूल को धारा 28 एक्सप्लेनेशन के साथ हमेशा के लिए लॉक कर लीजिए। क्लियर सर, मतलब डेफिनेशन आईटी एक्ट से और प्रोसीजर एविडेंस एक्ट से। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी थी। सर, सच में आज का ये ड्रिल बहुत ही शानदार रहा। स्टूडेंट्स, अपना फोकस स्क्रीन और ऑडियो पर लॉक कर लीजिए। क्रमानुसार चलते हुए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी ड्रिल का पहला सवाल है। मैं प्रश्न पढ़ती हूँ। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4 के अनुसार अपराधियों को कितने प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं? ऑप्शंस है ए, 5 प्रकार के, बी, 6 प्रकार के, सी, 4 प्रकार के, या डी, 7 प्रकार के। सिया, इसका तुरंत सही उत्तर लॉक करो। ऑप्शन बी, 6 प्रकार के। ओके, 6 प्रकार के। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए धारा 4 को समझना बहुत जरूरी है। इसमें मृत्यु, आजीवन कारावास, कारावास, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना और सामुदायिक सेवा शामिल हैं। ट्रैप यह है कि स्टूडेंट्स अक्सर नया जोड़ा दंड
सामुदायिक सेवा भूल जाते हैं और पुराने कानून के हिसाब से जवाब दे देते हैं। मतलब आईपीसी वाला कंफ्यूजन। एग्जैक्टली सिया। हैक याद रखो, आईपीसी में 5 थे, बीएनएस में 6 हैं। गॉट इट सर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। दंड अवधियों की भिन्नों यानी फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट की गणना करने में आजीवन कारावास को कितने वर्ष के कारावास के समतुल्य गिना जाएगा? ऑप्शंस है ए 14 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 20 वर्ष या डी 10 वर्ष। सर यहाँ मुझे भी एक दुविधा है क्योंकि प्रैक्टिकली तो हम न्यूज़ में हमेशा 14 साल ही सुनते हैं ना। यही तो ट्रैप है सिया, जहां अच्छे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो सही जवाब 14 नहीं है। बिल्कुल नहीं, सही उत्तर है ऑप्शन सी 20 वर्ष। धारा 6 दंडावधियों की भिन्नों की बात करती है। व्यवहारिक रूप से जो 14 साल की बात होती है वो सरकार की छूट यानी रिमिशन का मामला है। अच्छा, मतलब वो अलग चीज है। हाँ, लेकिन जब बात कैलकुलेशन की आती है तो कानून हमेशा 20 साल मानता है। स्टूडेंट्स हैक नोट करें, कीवर्ड भिन्नों की गणना देखते ही 20 साल पर टिक करना है। ये बहुत ही क्रिटिकल डिफरेंस था। कैलकुलेशन मतलब 20 साल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यदि किसी अपराधी को कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया गया हो तो जुर्माना न भरने पर उसे कितनी अतिरिक्त कारावास की सजा दी जा सकती है? ऑप्शंस ए मुख्य सजा की आधी, बी 1/3, सी 1/4 या डी बराबर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुख्य सजा की 1/4 यानी 1/4। राइट। धारा 8 सबसेक्शन 3 का यह नियम है कि कोर्ट अधिकतम अवधि के 1/4 से अधिक सजा नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्रैप अलर्ट है सिया। क्या ट्रैप है सर? ये लिमिट केवल तभी लागू होती है जब अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो। हैक सिंपल है, इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन इक्वल टू मैक्स 1/4। एकदम क्रिस्टल क्लियर सर। क्वेश्चन नंबर 12। समुचित सरकार अपराधी की सहमति के बिना भी दंडादेश का लघुकरण कर सकती है। यह प्रावधान किस धारा में है? ए धारा 4, बी धारा 5, सी धारा 7 या डी धारा 9? इसका सही उत्तर लॉक करते हैं ऑप्शन बी धारा 5। मतलब इसमें कंसेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। एकदम सही सिया। बीएनएस की धारा 5 के तहत समुचित सरकार बीएनएसएस की धारा 474 के अनुसार दंड कम कर सकती है। स्टूडेंट्स को याद रखना है कि सरकार को अपराधी की सहमति या कंसेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, ये उनका अधिकार है। का कम्यूटेशन मीन्स नो कंसेंट नीडेड। परफेक्ट सर। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो एक ट्रिकी सिनेरियो है। क को 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। क जुर्माना भरने में व्यतिक्रम या डिफॉल्ट करता है। धारा 8 सबसेक्शन 5 के अनुसार उसे अधिकतम कितनी अवधि के लिए कारावासित किया जा सकता है और कारावास की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शंस है ए 4 मास कठिन कारावास, बी 2 मास सादा कारावास, सी 6 मास सादा कारावास या डी 1 मास कठिन कारावास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 मास सादा कारावास। तो नेचर हमेशा सादा रहेगा। बिल्कुल सिया। धारा 8(5) के समझाती है कि 5,000 रुपए तक के जुर्माने पर 2 मास से अनधिक कारावास होगा। और सबसे बड़ा ट्रैप यही है, यदि केवल जुर्माना ही सजा थी तो डिफॉल्ट में जेल हमेशा सादा होगी, कठिन कभी नहीं। हैक याद रखें, ओनली फाइन डिफॉल्ट इक्वल्स टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑलवेज। शानदार हैक है सर। फ्यूचर ऑफिसर्स ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 14। क एक व्यक्ति पर लाठी से 50 प्रहार करता है। यदि एक प्रहार की सजा 1 वर्ष है तो क को कितनी सजा दी जाएगी? ए 50 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी केवल 1 वर्ष या डी न्यायालय के विवेक पर? सर सीरियसली पूछ रही हूँ, क्या सच में उसे 50 साल की सजा मिलेगी? नहीं सिया, तुम भावनाओं में बह रही हो, कानून ऐसे नहीं चलता। तो सही जवाब क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 वर्ष। संपूर्ण मारपीट के लिए 1 दंड। ओहो, मतलब सारे प्रहार एक ही माने जाएंगे? एग्जैक्टली। धारा 9 एक और उसका दृष्टांत का यही कहता है, यदि कोई अपराध कई भागों से बना है तो हर भाग के लिए अलग सजा नहीं दी जाती। स्टूडेंट्स को मेरी हिदायत है कि भावुक होकर 50 वर्ष ना चुने। कानून पार्ट्स को जोड़कर होल अपराध मानता है। हैक है मल्टी हिट इज इक्वल टू सिंगल पनिशमेंट।
ये एग्जाम में गलती कराने वाला परफेक्ट सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर 15, एकांत परिरोध यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शंस: ए, कुल 3 मास से अधिक नहीं हो सकता। बी, कारावास 1 वर्ष से अधिक है तो एकांत परिरोध 3 मास तक हो सकता है। सी, एक बार में यह 14 दिन से अधिक हो सकता है। डी, कारावास कठिन होना अनिवार्य है। और सर, ऑप्शंस पढ़ने के बाद मेरी एक क्यूरियोसिटी है, क्या सादा कारावास में सॉलिटरी मिल सकता है? बहुत अच्छा सवाल है सिया। पहले तुम्हारे इस डाउट का जवाब देता हूं। नहीं, सादा कारावास में एकांत परिरोध बिल्कुल नहीं मिल सकता। ऑप्शन डी एकदम सही कथन है कि कारावास कठिन ही होना चाहिए। अच्छा, तो फिर असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन है ऑप्शन सी, क्योंकि एक बार में 14 दिन की ही लिमिट है। हाँ बिल्कुल। धारा 12 के अनुसार एकांत परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा, इसलिए कथन सी गलत है। हैक याद रखो, सॉलिटरी रूल 1 टाइम लिमिट इक्वल्स टू मैक्स 14 डेज। इसी से जुड़ा है क्वेश्चन नंबर 16। यदि किसी अपराधी को 1 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा मिली है तो संपूर्ण कारावास के किसी 1 मास में एकांत परिरोध अधिकतम कितना हो सकता है? ए 14 दिन, बी 10 दिन, सी 7 दिन या डी 15 दिन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7 दिन। यहाँ प्रति माह की बात हो रही है। हाँ सिया, धारा 12 का नियम है कि जब कारावास 3 मास से अधिक हो तब किसी 1 मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक नहीं होगा। ट्रैपलेट दे रहा हूं स्टूडेंट्स, 14 दिन की लिमिट एक बार में है और प्रति मास लिमिट 7 दिन है, दोनों में कंफ्यूज न हो। हैक, लॉन्ग टर्म सेंटेंस इक्वल्स टू मैक्स 7 डेज पर मंथ। गॉट इट सर। अब बीएनएस के नए स्पेशल कॉन्सेप्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कम्युनिटी सर्विस के संदर्भ में यदि अपराधी इसे करने में डिफॉल्ट करता है तो क्या प्रावधान है? ऑप्शंस: ए, केवल जुर्माना, बी, सादा कारावास भुगतना होगा, सी, कठिन कारावास या डी, सजा माफ। सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसे सादा कारावास भुगतना होगा। मतलब इसे फाइन के डिफॉल्ट जैसा ही ट्रीट किया जाता है। एकदम सही। धारा 8, 4 और 5 यही कहते हैं। सामुदायिक सेवा का उल्लंघन बिल्कुल जुर्माने के उल्लंघन जैसा माना जाता है, जिसका रिजल्ट सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। हैक इज कम्युनिटी सर्विस फेल इक्वल टू गो टू जेल इन सिंपल मोड। परफेक्ट। चलिए सर, अब हम आज के इस सर्जिकल मॉक ड्रिल के अंतिम सवाल पर पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, धारा 13 के तहत वर्धित दंड यानी एनहांस्ड पनिशमेंट के लिए किन अध्यायों के अपराधों की पूर्व दोष सिद्धि आवश्यक है? ऑप्शंस: ए, अध्याय 5 और 9, बी, 6 और 10, सी, 10 और 17 या डी, 4 और 11? ये काफी एडवांस्ड लेवल का प्रश्न है सिया। इसका सही उत्तर लॉक करते हैं ऑप्शन सी, अध्याय 10 और 17। तो सिर्फ इन्हीं 2 चैप्टर्स पर फोकस है? बिल्कुल। धारा 13 समझाती है कि अध्याय 10 जो सिक्के और करेंसी से जुड़ा है या अध्याय 17 जो संपत्ति से जुड़ा है, इसके तहत 3 वर्ष या उससे ज्यादा की सजा पा चुका व्यक्ति दोबारा अपराध करे तो वर्धित दंड मिलता है। स्टूडेंट्स के लिए मेमोरी ट्रिक या हैक दे रहा हूं, पैसा और प्रॉपर्टी। हैक है इनहांस्ड पनिशमेंट इक्वल टू कॉइन चैप्टर 10 प्लस प्रॉपर्टी चैप्टर 17। पैसा और प्रॉपर्टी बहुत ही पावरफुल हैक है, क्यों गुरु सर? फ्यूचर ऑफिसर्स इसे अपने दिमाग में सेट कर लें। सिया, तुमने बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरे सेशन को होस्ट किया। थैंक यू सर। सिया, सीधे प्रश्न 19 से शुरू करें। बिल्कुल सर। तो हमारी स्क्रीन पर आज का पहला सवाल प्रश्न 19 है। 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। ऑप्शंस है: ए, धारा 18, बी, धारा 20, सी, धारा 22 या फिर डी, धारा 25। इसका बिल्कुल सटीक जवाब है ऑप्शन बी, यानी धारा 20। एकदम सही। स्टूडेंट्स, यहां आपको डॉली इनकेपेक्स का सिद्धांत याद रखना है। डॉली इनकेपेक्स? हाँ, इसका सीधा सा मतलब होता है अपराध करने में पूरी तरह से अक्षम होना। 7 साल से कम उम्र के बच्चे में क्रिमिनल इंटेंट बन ही नहीं सकता। राइट। इसलिए उसे कानून में पूर्ण बचाव मिलता है। इस कॉन्सेप्ट को धारा 20 के साथ लॉक कर लीजिए। समझ गई सर। अब प्रश्न 20 पढ़ते हैं। तथ्य की भूल के कारण सद्भावपूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं है, इसके लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन सुनिए: ए, विधि की भूल न हो, बी, सद्भावपूर्वक हो, सी, व्यक्ति स्वयं को विधि द्वारा आबद्ध मानता हो या डी, उपरोक्त सभी। IQ गुरु सर, मुझे यहाँ थोड़ी दुविधा हो रही है। हाँ सिया, बताइए। मतलब क्या सच में सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं?
बिल्कुल सिया, और एग्जामिनर चाहता भी यही है कि आप ऑप्शंस देखकर घबराएं। सही उत्तर ऑप्शन डी ही है, यानी उपरोक्त सभी। अच्छा, सारे सही हैं। जी। फ्यूचर ऑफिसर्स के लिए यहां एक बहुत बड़ा ट्रैप छिपा है। इग्नोरेंटिया फैक्टी एक्सक्यूजिट, इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजिट। ये वो लैटिन मैक्सिम है ना? हाँ, इसका मतलब है तथ्य की भूल तो माफ है, लेकिन कानून की भूल कभी माफ नहीं होती। इस पूरे कॉन्सेप्ट को धारा 14 के तहत मजबूती से लॉक करें। जी सर। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 21 है, विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य का अपराध न होना। ऑप्शंस है ए धारा 21, बी धारा 22, सी धारा 23 या डी धारा 24। सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 22। स्टूडेंट्स, यहां मैकनॉटन का नियम याद रखें। मैकनॉटन का नियम। बिल्कुल, पागलपन का बचाव किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाता। कार्य करते समय वो विक्षिप्त स्थिति होनी चाहिए। टाइमिंग का ट्रैप है ये। कार्य के समय की मानसिक स्थिति। हाँ, कॉन्सेप्ट लॉक करेंगे धारा 22। राइट। प्रश्न 22 पढ़ते हैं, मत्तता का बचाव कब मिलता है? ऑप्शंस है ए स्वेच्छा से, बी इच्छा के विरुद्ध या ज्ञान के बिना, सी बहुत अधिक मात्रा में, या डी सार्वजनिक स्थान पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ट्रैप ये है कि अपनी मर्जी से पी गई शराब में कोई बचाव नहीं मिलता। अपनी मर्जी के नशे में कोई माफी नहीं। एकदम सही। सिया बीएनएस की धारा 23 सिर्फ तब बचाव देती है जब नशा जबरदस्ती दिया गया हो। धारा 23 लॉक करें। प्रश्न 23 एक दिलचस्प परिदृश्य है, जलयान के कप्तान क का परिदृश्य। 30 यात्रियों को बचाने के लिए 2 यात्रियों वाली नाव को डुबोने का जोखिम लेना। ऑप्शंस ए हत्या, बी कोई अपराध नहीं, सी सदोष मानव वध, या डी लापरवाही। सर, क्या यह हत्या नहीं मानी जाएगी? जान तो गई है ना? सामान्य नजरिए से हत्या लग सकती है सिया, लेकिन सही उत्तर है बी, कोई अपराध नहीं। ऐसा क्यों सर? यहाँ आवश्यकता का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी लागू होता है। बड़ी हानि रोकने के लिए छोटी हानि करना अपराध नहीं है। धारा 19 दृष्टांत के लॉक करें। ये तो काफी प्रैक्टिकल है। चलिए, प्रश्न 24 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति की सम्मति से किया गया कार्य। ऑप्शंस ए धारा 25, बी धारा 26, सी धारा 27 या डी धारा 30। सही उत्तर है ए। यहाँ ट्रैप उम्र का है सिया। 18 वर्ष। हाँ, 18 वर्ष याद रखें और फेंसिंग जैसे खेल कूद का उदाहरण दिमाग में बिठा लें। धारा 25 लॉक करें। बिल्कुल। प्रश्न 25 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। ऑप्शंस हैं ए हमेशा अपराध, बी अपराध नहीं, सी पुलिस न होने पर ही अपराध नहीं, या डी दंडनीय। ये सीधा सवाल है। सही उत्तर है बी, अपराध नहीं। आत्मरक्षा का अधिकार। जी। सीधे कॉन्सेप्ट लॉक करेंगे। धारा 34। प्रश्न 26 क्या पागल व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है? ऑप्शंस ए नहीं, बी हाँ वही अधिकार जो स्वस्थ व्यक्ति के खिलाफ है, सी केवल घातक हथियार होने पर, या डी केवल डराने तक। सही उत्तर बी है सिया, और ट्रैप यही है। लोग सोचते हैं कि पागल को मारना गलत होगा। बिल्कुल, पर हमलावर बच्चा हो, पागल हो या नशे में, आपका आत्मरक्षा का अधिकार पूरा रहता है। धारा 36 दृष्टांत का लॉक करें। प्रश्न 27 है शरीर की प्रतिरक्षा में हमलावर की मृत्यु कब कारित की जा सकती है? ऑप्शंस हैं ए साधारण चोट, बी मृत्यु या घोर उपहति की युक्ति युक्त आशंका, सी थप्पड़ की धमकी, या डी गालियां। सही उत्तर है बी। खतरा बड़ा होना चाहिए। हाँ, जान लेने का खुला लाइसेंस नहीं है। कॉन्सेप्ट लॉक करेंगे। धारा 38 का और ख। प्रश्न 28 अम्ल फेंकने के हमले में मृत्यु कारित करने का अधिकार। ऑप्शंस ए धारा 38(6), बी धारा 35 क, सी धारा 41 ग, या डी धारा 32। सही उत्तर है ए। फ्यूचर ऑफिसर्स ध्यान दें, ये बहुत गंभीर क्षति रोकने के लिए एक विशेष प्रावधान है। एसिड अटैक के लिए स्पेशल रूल। जी। धारा 38(6) को विशेष रूप से मार्क और लॉक करें। प्रश्न 29 संपत्ति के प्रतिरक्षा में मृत्यु कब कारित की जा सकती है? ऑप्शंस ए चोरी, बी लूट, सी आपराधिक अत्याचार, या डी केवल वृष्टि। सही उत्तर बी घोषित करते हैं, लूट या रॉबरी। साधारण चोरी में जान नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं सिया। कॉन्सेप्ट लॉक करेंगे। धारा 41 का। प्रश्न 30 तुच्छ कार्य का बचाव ब्रैकेट में है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। ऑप्शंस ए धारा 31, बी धारा 33, सी धारा 35, या डी धारा 37। IQ गुरु सर,
इस लैटिन शब्द को लेकर काफी उत्सुकता हो रही है। सही उत्तर है बी, सिया। और इस लैटिन मैक्सिम का मजेदार मतलब है कि कानून छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। जैसे किसी की माचिस से तीली जला लेना। बिल्कुल। तकनीकी रूप से चोरी है, पर कानून ऐसी तुच्छ बातों पर सजा नहीं देता। धारा 33 लॉक करें। मजेदार है। प्रश्न 31। शल्य चिकित्सक द्वारा सद्भावपूर्वक ऑपरेशन, मरीज की मृत्यु हो जाती है। ऑप्शंस: ए हत्या, बी उपेक्षा, सी कोई अपराध नहीं, या डी मानववध। सही उत्तर है सी। डॉक्टर को प्रोटेक्शन। हाँ, चूंकि कार्य मरीज के फायदे के लिए और सद्भावपूर्वक था, इसलिए अपराध नहीं। धारा 26 दृष्टांत लॉक करें। प्रश्न 32। प्राइवेट प्रतिरक्षा में कितनी अपहानि की जा सकती है? ऑप्शंस: ए जान से मारना जरूरी है, बी जितनी प्रयोजन के लिए आवश्यक हो उससे अधिक नहीं, सी जितनी अपराधी चाहे, या डी असीमित। सही उत्तर है बी। यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी यानी आनुपातिकता का नियम लागू होता है। मतलब बदला नहीं लेना है। सही कहा। खुद जज बनकर सजा नहीं देनी है। कॉन्सेप्ट लॉक करेंगे धारा 37 की उपधारा 2। और अब हमारी लिस्ट का आखिरी सवाल, प्रश्न 33। लोक सेवक के सद्भाव पूर्वक किए गए कार्य के विरुद्ध प्रतिरक्षा के लिए व्यक्ति को पता होना चाहिए कि वो लोक सेवक है। ऑप्शंस: ए धारा 35, बी धारा 37 स्पष्टीकरण 1, सी धारा 40, या डी धारा 38। सही उत्तर है बी। फ्यूचर ऑफिसर्स ये एक नया और विशेष ट्रैप है। अगर पुलिस सिविल ड्रेस में हो तो तब बात अलग है, लेकिन अगर पता है कि वो पब्लिक सर्वेंट है तो आत्मरक्षा का अधिकार सीमित हो जाता है। इसे मिस नहीं करना है। धारा 37 स्पष्टीकरण 1 लॉक करें। वाकई सर, 19 से लेकर 33 सवालों तक का यह पूरा नॉन स्टॉप स्प्रिंट हमने बहुत आसानी से खत्म कर लिया। बिल्कुल सिया, और जिस सटीकता के साथ आपने सवालों को सामने रखा वो बेहतरीन था। हमारा मिशन है बीएनएस के तहत दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र, प्रयत्न और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का गहराई से विश्लेषण करना। हम बिना क्रम तोड़े क्वेश्चन 34 से 63 तक चलेंगे। शुरू करें सिया? जी सर, एकदम शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, जो है दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट। सर, क्वेश्चन 34 दुष्प्रेरण के तरीकों पर है। ऑप्शंस हैं: ए केवल उकसाकर, बी केवल षड्यंत्र द्वारा, सी केवल सहायता करके, या डी उपरोक्त तीनों तरीकों से। सर, मुझे लगता है सहायता भी इसी में आना चाहिए, पर मुझे थोड़ा डाउट है। आपका डाउट एकदम लाजमी है, पर आपकी सोच सही दिशा में है सिया। स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में लॉक करें। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों तरीकों से। दुष्प्रेरण केवल किसी को बातों से भड़काना नहीं है। बीएनएस की धारा 45 स्पष्ट रूप से उकसाने, षड्यंत्र और सहायता तीनों को कवर करती है। नोटेड सर, यानी उकसाना, षड्यंत्र और सहायता तीनों दुष्प्रेरण है। क्वेश्चन 35 एक प्रैक्टिकल सिनेरियो है। मान लीजिए क ने ख को किसी तीसरे व्यक्ति ग की हत्या के लिए उकसाया, लेकिन ख ने साफ इनकार कर दिया। ऑप्शंस है: ए क दोषी नहीं है, बी क हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है, सी क पर केवल जुर्माना लगेगा, या डी इनमें से कोई नहीं। सर, यहाँ तो मर्डर हुआ ही नहीं, तो सजा किस बात की? यही तो इस कानून का सबसे बड़ा ट्रैप है सिया। फ्यूचर ऑफिसर्स ध्यान से सुने। आम आदमी सोचता है कि क्राइम हुआ ही नहीं तो सजा क्यों, लेकिन कानून इंटेंट यानी आपराधिक इरादे को पकड़ता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, क हत्या के दुष्प्रेरण का पूरी तरह दोषी है। ट्रैप यह है कि कार्य न होने पर भी अपराध बनता है। इसे धारा 46 स्पष्टीकरण 2 के तहत लॉक की। मतलब इरादा ही काफी है सजा के लिए। बहुत सही पॉइंट सर। अब क्वेश्चन 36 देखते हैं। क एक 6 वर्ष के छोटे बच्चे को य के भोजन में जहर डालने के लिए उकसाता है। बच्चा नासमझी में जहर डाल देता है और य की मृत्यु हो जाती है। ऑप्शंस है: ए क दोषी नहीं है, बी क ऐसे दंडित होगा मानो उसने स्वयं हत्या की हो, सी केवल बच्चा दोषी है, या डी दोनों को आधी सजा मिलेगी। सर, बच्चा तो कानूनन अपराधी हो नहीं सकता। एकदम करेक्ट सिया। बच्चा डोली इनकैपेक्स माना जाता है, लेकिन का किसी हाल में नहीं बच सकता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, का को उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने स्वयं अपने हाथों से हत्या की हो। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी मासूम का इस्तेमाल करते हैं
तो मास्टरमाइंड आप ही माने जाएंगे। धारा 46 स्पष्टीकरण 3। क्या बात है, एकदम शीशे की तरह साफ। कोई भी मासूम का इस्तेमाल करके बच नहीं सकता। सर, क्वेश्चन 37 में मेरा एक टेक्निकल डाउट है। क्या दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण अपराध है? ऑप्शंस हैं ए हाँ यह अपराध है, बी नहीं यह अपराध नहीं है, सी न्यायालय के विवेक पर है, या डी केवल गंभीर मामलों में। सर, अगर ये एक लंबी चेन रिएक्शन बन जाए तो? इसमें कोई भी लूप होल नहीं है सिया। सीधा सा जवाब है ऑप्शन ए, हाँ ये पूरी तरह एक अपराध है। फ्यूचर ऑफिसर्स, अगर ए ने बी को उकसाया कि वो सी को क्राइम के लिए उकसाए तो ए भी बराबर का दोषी है। इसे धारा 46 स्पष्टीकरण 4 के तहत याद रखें। समझ गई सर। अब क्वेश्चन 38 सजा के प्रावधानों पर है। यदि दुष्प्रेरित कार्य हो जाए और बीएनएस में उसके दंड के लिए अलग से कोई एक्सप्रेस प्रोविजन न हो तो सजा कैसे तय होगी? ऑप्शंस हैं ए आधी सजा, बी 1/4 सजा, सी मुख्य अपराध के समान सजा, या डी कोई सजा नहीं। ये बहुत ही सीधा गणित है सिया। सही उत्तर है ऑप्शन सी। दुष्प्रेरक को वही दंड मिलेगा जो उस मुख्य अपराध के लिए तय है। स्टूडेंट्स, अगर अलग से सजा नहीं लिखी है तो कानून आपको मुख्य अपराधी के बराबर ही खड़ा करता है। इसे धारा 49 के तहत लॉक कर लें। बहुत सख्त रवैया है कानून का। सर, क्वेश्चन 39 में मुझे एक खतरनाक ट्रैप दिख रहा है। क ने ख को घर जलाने के लिए उकसाया, ख ने घर तो जलाया पर मौका देखकर वहां चोरी भी कर ली। ऑप्शंस हैं ए क दोनों का दोषी है, बी क केवल घर जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है, सी केवल चोरी का, या डी किसी का नहीं। सर, अगर वो घर जलाने को नहीं कहता तो चोरी भी नहीं होती, तो क्या क दोनों का दोषी है? बहुत शानदार लॉजिक लगाया है आपने, पर यही ट्रैप है सिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क केवल घर जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है। फ्यूचर ऑफिसर्स, इसे अधिसंभाव्य परिणाम यानी प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। घर जलाने से चोरी होना स्वाभाविक परिणाम नहीं है। चोरी ख का अपना अलग विचार था। धारा 51 दृष्टांत ख लॉक करें। ओह, तो अपराध नेचुरल बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन 40 सर, एक लोक सेवक से जुड़ा है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जिसका काम अपराध रोकना है वही दुष्प्रेरण करे और अपराध ना हो तो सजा क्या होगी? ऑप्शंस ए पूरी सजा, बी 1/3 सजा, सी आधी सजा, या डी कोई सजा नहीं। जब रक्षा की भक्षक बन जाए सिया तो कानून का डंडा जोर से पड़ता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, आधी सजा। स्टूडेंट्स, पब्लिक सर्वेंट की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, इसलिए अपराध न होने पर भी उसे आधी सजा का कड़ा प्रावधान दिया गया है। धारा 56। जी सर, ये उचित भी है। क्वेश्चन 41 10 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ को अपराध के लिए उकसाने की अधिकतम सजा क्या है? ऑप्शंस है ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष, या डी 10 वर्ष। इसका सीधा उत्तर है ऑप्शन सी, 7 वर्ष का कारावास। फ्यूचर ऑफिसर्स, भीड़ को उकसाना बहुत बड़ा खतरा है। दंगे या मॉब लिंचिंग इसी से होती है। इसे सेक्शन 57 के तहत याद रखें। ओके सर। क्वेश्चन 42 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की परिकल्पना छिपाना, और यदि अपराध हो जाए तो छिपाने वाले को सजा कितनी मिलेगी? ऑप्शंस है ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष, या डी 10 वर्ष। जानकारी छिपाना भी सिस्टम के साथ धोखा है सिया। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7 वर्ष। स्टूडेंट्स, धारा 58 का को इसके लिए लॉक कर लीजिए। बिल्कुल सर। अब इस भाग का आखिरी सवाल, क्वेश्चन 43 भारत से बाहर के अपराध का भारत में बैठकर दुष्प्रेरण करना। ऑप्शंस हैं ए दंडनीय नहीं है, बी भारत में दंडनीय है, सी अंतर्राष्ट्रीय मामला है, या डी केवल जुर्माना होगा। भारतीय कानून इसमें कतई खामोश नहीं रहता सिया। जवाब है ऑप्शन बी, ये भारत में पूरी तरह दंडनीय है। जुरिस्डिक्शन का बहाना बनाकर कोई बच नहीं सकता। धारा 47। जी सर, इसी के साथ अबेटमेंट का पोस्टमार्टम पूरा हुआ। अब भाग 2 आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्वेश्चन 44 आपराधिक षड्यंत्र के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक हैं? ऑप्शंस ए 1, बी 2, सी 3, या डी 5। खुद से तो कोई इंसान षड्यंत्र करेगा नहीं सिया, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 या अधिक व्यक्ति। मीटिंग ऑफ माइंड्स सबसे जरूरी शर्त है। इसे धारा 61 सबसेक्शन 1 के तहत लॉक करें। लॉजिकल है सर। अब क्वेश्चन 45
किसी अपराध को करने की सहमति के अलावा किसी अन्य अवैध कार्य के लिए षड्यंत्र कब तक अपराध नहीं बनता? ऑप्शंस: ए, जब तक पुलिस को न पता चले, बी, जब तक ओवर्ट एक्ट न हो, सी, जब तक नुकसान न हो, या डी, इनमें से कोई नहीं। सर, ये ओवर्ट एक्ट का क्या चक्कर है? इसे बहुत बारीकी से समझिए सिया। सही उत्तर है ऑप्शन बी। स्टूडेंट्स, अगर षड्यंत्र किसी ऐसे कार्य के लिए है जो सीधे तौर पर क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, तो जब तक सहमति के बाद कोई ठोस कदम यानी ओवर्ट एक्ट न उठाया जाए, वह दंडनीय नहीं होता। इसे धारा 61(1) के परंतुक में लॉक करें। क्लियर कट सर। क्वेश्चन 46। गंभीर अपराधों जैसे मृत्यु या आजीवन कारावास के षड्यंत्र का दंड क्या होगा यदि अलग से उपबंध न हो? ऑप्शंस: ए, दुष्प्रेरण के समान, बी, आधी सजा, सी, 1/4 सजा, या डी, 10 वर्ष। गंभीर मामलों में कानून सख्त है सिया। सही उत्तर है ऑप्शन ए, दुष्प्रेरण के समान सजा। स्टूडेंट्स, मर्डर की साजिश रचने वाला दुष्प्रेरक के स्तर का ही अपराधी है, धारा 61(2) का। और सर, क्वेश्चन 47। ऐसे छोटे अपराध जो 2 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय हैं, उनके षड्यंत्र की अधिकतम सजा क्या है? ऑप्शंस: ए, 3 महीने, बी, 6 महीने, सी, 1 साल, या डी, 2 साल। छोटे अपराधों के लिए स्पष्ट सीमा है। उत्तर है ऑप्शन बी, अधिकतम 6 मास की सजा या जुर्माना या दोनों। फ्यूचर ऑफिसर्स, धारा 61(2) ख लॉक करें। शानदार सर। अब भाग 3, प्रयत्न यानी अटेम्प्ट। यहां से बहुत दिमागी सवाल शुरू होते हैं। क्वेश्चन 48। अपराध करने के प्रयत्न के दंड का सामान्य प्रावधान बीएनएस की किस धारा में है? ऑप्शंस: ए, 60, बी, 61, सी, 62, या डी, 63। सर, पुरानी आईपीसी में तो ये धारा 511 थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने शिया। जो पुरानी 511 थी वही अब सही उत्तर है, ऑप्शन सी, धारा 62। स्टूडेंट्स, ये मास्टर सेक्शन है जो उन सभी प्रयत्नों पर लागू होता है जिनकी सजा अलग से नहीं दी गई है। क्वेश्चन 49। आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के प्रयत्न के लिए कितनी सजा दी जा सकती है? ऑप्शंस: ए, 7 वर्ष, बी, 10 वर्ष, सी, 14 वर्ष, या डी, 20 वर्ष। सर, कानून कहता है प्रयत्न की सजा आधी होती है, पर आजीवन कारावास तो जिंदगी भर का है। उसका आधा कैसे कैलकुलेट करेंगे? यही तो सबसे शानदार ट्रैप है सिया। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 वर्ष। फ्यूचर ऑफिसर्स ध्यान दें, कैलकुलेशन के लिए बीएनएस की धारा 6 में नियम है कि आजीवन कारावास को 20 वर्ष माना जाता है, तो 20 का आधा 10 वर्ष। धारा 62 और धारा 6 का कंबाइंड रीडिंग याद रखें। ओ, तो कैलकुलेशन के लिए 20 साल का बेंचमार्क है। क्वेश्चन 50। एक बहुत मजेदार सिनारियो है सर। क य की जेब में हाथ डालकर पॉकेट मारने का प्रयत्न करता है, पर जेब पूरी तरह खाली होती है। ऑप्शंस हैं: ए, क दोषी नहीं है, बी, क चोरी के प्रयत्न का दोषी है, सी, क केवल हमले का दोषी है, या डी, कोई नहीं। सर, जेब तो खाली थी, तो चोरी कैसे? इत्तेफाक आपको नहीं बचा सकता सिया। सही उत्तर है ऑप्शन बी, क चोरी के प्रयत्न का पूरी तरह दोषी है। स्टूडेंट्स, जेब खाली होने से उसका दूषित इरादा और अंतिम कदम कम नहीं हो जाता। धारा 62 का दृष्टांत ख लॉक करें। समझ गए सर। क्वेश्चन 51। यदि प्रयत्न के लिए पहले से कोई स्पेशल प्रोविजन हो, जैसे हत्या का प्रयत्न, तो क्या वहां भी सामान्य धारा 62 लागू होगी? ऑप्शंस: ए, हाँ, बी, नहीं, सी, न्यायालय के विवेक पर, या डी, केवल विशेष परिस्थितियों में। नहीं सिया, बिल्कुल नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। स्टूडेंट्स, ये स्थापित सिद्धांत है कि जहां स्पेशल प्रोविजन हो वहां जनरल प्रोविजन लागू नहीं होता। एकदम क्लियर सर। क्वेश्चन 52। क एक संदूक को तोड़ता है पर अंदर वो खाली निकलता है। ऑप्शंस: ए, क दोषी नहीं है, बी, चोरी के प्रयत्न का दोषी है, सी, नुकसान का दोषी है, या डी, सभी। ये भी खाली जेब वाले सिनेरियो जैसा ही है सिया। सही उत्तर है ऑप्शन बी, वो प्रयत्न का दोषी है। धारा 62 दृष्टांत क। ओके सर। अब इस भाग का आखिरी सवाल, क्वेश्चन 53। दुष्प्रेरण गठित होने के लिए क्या ये जरूरी है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति का भी वही दूषित आशय हो जो दुष्प्रेरक का है? ऑप्शंस: ए, हाँ, आवश्यक है, बी, नहीं, आवश्यक नहीं है, सी, केवल गंभीर अपराधों में, या डी, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल नहीं सिया। सही उत्तर है ऑप्शन बी, आवश्यक नहीं है। मास्टरमाइंड अगर किसी भोले इंसान को मोहरा बनाता है तो मास्टरमाइंड ही दोषी होगा। कानून सिर्फ मोहरे को नहीं, चलाने वाले हाथ को देखता है। धारा 46 स्पष्टीकरण 3। स्टूडेंट्स,
अब हम आज के सेशन के सबसे गंभीर और संवेदनशील भाग में आ गए हैं, महिलाओं के विरुद्ध अपराध। सर, क्वेश्चन 54, बलात्संग यानी रेप की नई कानूनी परिभाषा BNS की किस धारा में है? ऑप्शंस A 62, B 63, C 64 या D 65। फ्यूचर ऑफिसर्स, ये सेक्शंस आपके फिंगरटिप्स पर होने चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 63। पुरानी धारा 375 अब BNS में 63 बन गई है। इसे तुरंत लॉक करें। क्वेश्चन 55, सामान्य मामलों में बलात्संग के लिए न्यूनतम दंड क्या तय किया गया है? ऑप्शंस A 5 वर्ष, B 7 वर्ष, C 10 वर्ष या D आजीवन कारावास। सजाएं बहुत कड़ी कर दी गई हैं सिया। सही उत्तर है ऑप्शन सी, कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास। इसे धारा 64(1) के तहत लॉक करें। जी सर। क्वेश्चन 56, एक बहुत विचलित करने वाला सिनेरियो है। एक पुलिस अधिकारी है और वो थाने में ही किसी महिला से बलात्संग करता है। ऑप्शंस A 10 वर्ष, B 15 वर्ष, C 20 वर्ष या D शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास। सर, इसमें तो कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सिया, कस्टोडियल रेप जघन्य अपराध है क्योंकि ये विश्वास की हत्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास। स्टूडेंट्स, वर्दी का दुरुपयोग होने पर अपराधी स्वाभाविक जीवन के अंतिम दिन तक जेल में रहेगा। धारा 64(2) क। एकदम सही प्रावधान है सर। क्वेश्चन 57, 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ बलात्संग का दंड क्या है? ऑप्शंस A 10 वर्ष, B 14 वर्ष, C 20 वर्ष या D मृत्युदंड तक। कानून ऐसे राक्षसी अपराधों में कोई रियायत नहीं देता सिया। सही उत्तर है ऑप्शन C और D दोनों के संदर्भ में। कम से कम 20 साल जो आजीवन तक जा सकता है और मृत्युदंड का भी प्रावधान है। धारा 65 2 लॉक करें। सर, अब क्वेश्चन 58, ये नया प्रावधान है। यदि कोई पुरुष महिला से विवाह का झूठा वादा करके या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाता है तो ये किस धारा के तहत विशिष्ट अपराध है? ऑप्शंस A 67, B 68, C 69 या D 70। ये BNS का सबसे चर्चित और प्रोग्रेसिव प्रावधान है सिया। सही उत्तर है ऑप्शन C, धारा 69। फ्यूचर ऑफिसर्स, अब पहचान छिपाकर या शादी का झूठा वादा करके शोषण करना जिसे पूरा करने का इरादा ही नहीं था, धारा 69 के तहत एक गंभीर अपराध है। इसे ट्रिपल स्टार मार्क करें। नोटेड सर। धोखा देकर ली गई सहमति अब सहमति नहीं मानी जाएगी। क्वेश्चन 59, सामूहिक बलात्संग यानी गैंग रेप का दंड किस धारा में है? ऑप्शंस A 68, B 69, C 70, सबसेक्शन 1 या D 71। बिना कोई समय गंवाए इसका सही उत्तर है ऑप्शन C, धारा 70 सबसेक्शन 1। इसमें शामिल हर व्यक्ति को ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने अकेले अपराध किया हो। सीधा लॉक करें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 60, बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करना किस धारा के तहत दंडनीय है? ऑप्शंस A 71, B 72, C 73 या D 74। सर, सोशल मीडिया पर यह अक्सर देखा जाता है। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है सिया। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 72। स्टूडेंट्स, बिना न्यायालय के अनुमति के पीड़िता की पहचान उजागर करना दंडनीय अपराध है। जी सर। क्वेश्चन 61, लज्जाभंग करने के आशय से आपराधिक बल प्रयोग करने का दंड क्या है? ऑप्शन A 1 से 3 वर्ष, B 1 से 5 वर्ष, C 3 से 7 वर्ष या D 7 से 10 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक का कारावास। जो पुरानी IPC की धारा 354 थी वह BNS में धारा 74 हो गई है। इसे लॉक करें। क्वेश्चन 62, पीछा करना या स्टॉकिंग के अपराध में पहली बार दोषी पाए जाने पर कितनी सजा है? ऑप्शंस A 1 वर्ष, B 2 वर्ष, C 3 वर्ष या D 5 वर्ष। पहली बार पकड़े जाने पर सही उत्तर है ऑप्शन C, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। फ्यूचर ऑफिसर्स, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसे BNS की धारा 78(2) के तहत लिख लें। और सर, आज के इस इंटेंस सेशन का आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन 63, दहेज मृत्यु के लिए BNS की कौन सी धारा उत्तरदायी है? ऑप्शंस A 80, B 81, C 82 या D 83। समाज की कुप्रथा पर सख्त कानून। सिया, सही उत्तर है ऑप्शन A, धारा 80। स्टूडेंट्स, शादी के 7 साल के भीतर असामान्य मृत्यु और दहेज की मांग साबित होने पर यह धारा लगती है।
सेक्शन 80 मजबूती से लॉक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्टूडेंट्स ऑफ फ्यूचर ऑफिसर्स, आज का ये सेशन सच में बहुत ही फास्ट पेस्ड और वैल्यूएबल था। हमने बिना क्रम तोड़े क्वेश्चन 34 से 63 तक पूरा डिसेक्शन कर लिया है। आज हमने धारा 62 में प्रयत्न के कैलकुलेशन और धारा 69 में झूठे वादे जैसे गेम चेंजिंग सेक्शंस कवर किए हैं। जी सर। आज हम क्वेश्चन नंबर 64 से लेके क्वेश्चन नंबर 93 तक एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स और सेक्शंस लॉक करेंगे। कोई भी प्रश्न छोड़ा नहीं जाएगा और कोई बैक ट्रैकिंग नहीं होगी। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिल्कुल। हमें सिर्फ रटना नहीं है सिया, बल्कि कानून की असली मंशा को समझना है। अंडरस्टूड सर। तो स्टूडेंट्स, हमारा गोल्डन रूल याद रखिएगा। मैं क्रमानुसार हर प्रश्न और उसके चारों ऑप्शंस A, B, C, D आपके सामने रखूंगी। उसके बाद IQ गुरु सर सही उत्तर, ट्रैप और लीगल सेक्शन को डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर, क्वेश्चन नंबर 64 से शुरुआत करते हैं। जी सिया, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 64 है, क्रूरता यानी क्रुएल्टी की परिभाषा किस धारा में है? ऑप्शंस है A 84, B 85, C 86 या D 82। पुराने आईपीसी में हम इसे 498A के तहत पढ़ते थे सर। राइट। तो नए कानून में इसकी क्या स्थिति है? सिया, इसका सही उत्तर है ऑप्शन C, मतलब 86। हाँ। स्टूडेंट्स, बीएनएस में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर बहुत स्पष्ट रुख है। क्रूरता को अब शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर बहुत बारीकी से डिफाइन किया गया है। इसलिए बिना किसी कंफ्यूजन के सेक्शन लॉक करेंगे धारा 86। ये बहुत ही क्रिटिकल बदलाव है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। पति या पत्नी के जीवित रहते हुए पुनः विवाह करना यानी बिगैमी का अपराध। ऑप्शंस हैं A 81, B 82, C 83 या D 85। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिया। B 82। बिल्कुल। द्विविवाह या बिगमी किसी के भरोसे को तोड़ने का एक बहुत गंभीर अपराध है। बीएनएस ने इसे स्पष्ट रूप से दंडनीय रखा है। तो यहां हम सेक्शन लॉक करेंगे धारा 82। गॉट इट सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करने का दंड। ऑप्शंस हैं A 3 वर्ष, B 7 वर्ष, C आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक कारावास या D केवल जुर्माना। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। ये सीधे तौर पर एक महिला की बॉडीली ऑटोनॉमी का हनन करता है, शारीरिक अधिकारों का। एग्जैक्टली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। महिला की सहमति के बिना अबॉर्शन को लगभग हत्या के समान ही गंभीर माना गया है, इसीलिए आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। सेक्शन लॉक करेंगे धारा 89। ये तो एकदम जीरो टॉलरेंस अप्रोच है सर। होना भी चाहिए सिया। जी। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का परित्याग यानी अबैंडनमेंट करने वाले माता पिता की सजा। ऑप्शंस हैं A 3 वर्ष, B 5 वर्ष, C 7 वर्ष या D 10 वर्ष। सिया, जो बच्चे खुद का बचाव नहीं कर सकते हैं, उन्हें लावारिस छोड़ देना एक अमानवीय कृत्य है। हाँ, जनरली यही लगता है। और यही ट्रैप है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 7 वर्ष। माता पिता की जिम्मेदारी से भागने पर कानून अब बहुत सख्त है। सेक्शन लॉक करेंगे धारा 93। बहुत ही वैलिड पॉइंट है सर। अब बच्चों से ही जुड़ा अगला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 68 पढ़ती हूँ। भीख मांगने के लिए शिशु का व्यापहरण यानी किडनैपिंग फॉर बेगिंग, इसकी न्यूनतम सजा क्या है? ऑप्शंस A 7 वर्ष, B 10 वर्ष, C आजीवन कारावास या D 14 वर्ष। फ्यूचर ऑफिसर्स, इस शब्द पर ध्यान दें, न्यूनतम यानी मिनिमम। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के इस घिनौने रूप को रोकने के लिए जजों के पास भी सजा कम करने का विकल्प नहीं छोड़ा गया है। मतलब फिक्स्ड है। बिल्कुल। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कम से कम 10 वर्ष की सजा तो मिलेगी ही। सेक्शन लॉक करेंगे धारा 139 का सबसेक्शन 1। इसी श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 69 है, वेश्यावृत्ति के लिए शिशु को बेचना। ऑप्शंस A 97, B 98, C 99 या D 95। बच्चों के शोषण के इस कमर्शियल पहलू को किस तरह डील किया गया है सर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सिया, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचने के अपराध को सीधे सप्लाई चेन पर प्रहार करने के लिए बनाया गया है। इसमें खरीदने और बेचने वाले दोनों समान रूप से दोषी हैं। सेक्शन लॉक करेंगे धारा 98। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 70, अपराध करने के लिए शिशु को भाड़े पर लेना। ऑप्शंस है A 94,
बी 95, सी 96 या डी 93? हम अक्सर देखते हैं कि क्रिमिनल सिंडिकेट्स बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जुवेनाइल कानून थोड़े नरम होते हैं। राइट, तो इसका क्या होगा सर? बहुत ही शानदार एनालिसिस है सिया तुम्हारा। इसी लूपहोल को खत्म करने के लिए बीएनएस में ये कड़ा प्रावधान है। जो एडल्ट मास्टरमाइंड बच्चों को हायर करते हैं वे अब बच नहीं पाएंगे। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेक्शन लॉक करेंगे धारा 95। अब रुख करते हैं महिलाओं के खिलाफ कुछ अन्य अपराधों का। क्वेश्चन नंबर 71, दृश्य रतिकता यानी वॉयरिज्म की द्वितीय दोष सिद्धि पर अधिकतम दंड। ऑप्शंस हैं ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष या डी आजीवन कारावास। स्टूडेंट्स ध्यान दें कि यहाँ द्वितीय दोष सिद्धि यानी सेकंड कन्विक्शन की बात हो रही है। रिपीट ऑफेंडर्स के लिए सजा बढ़ जाती है। तो इसका आंसर सी होगा। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 7 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति बार बार महिला की निजता भंग करता है तो कानून उसे सख्त सजा देता है। सेक्शन लॉक करेंगे धारा 77। क्वेश्चन नंबर 72, महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए शब्द, ध्वनि या अंगविक्षेप का प्रयोग। ऑप्शंस है ए 74, बी 76, सी 79 या डी 77। सर इसमें तो कोई फिजिकल टच नहीं है, फिर भी इसे इतनी गंभीरता से लिया गया है। सिया, फिजिकल टच ही सब कुछ नहीं होता। कोई भी ऐसा शब्द, आवाज या जेस्चर जो एक महिला की डिग्निटी को हर्ट करे वो कानून की नजर में अपराध है। वर्बल हरासमेंट भी? हाँ, वो भी इसी में कवर होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सेक्शन लॉक करेंगे धारा 79। बहुत ही जरूरी स्पष्टीकरण है ये। क्वेश्चन नंबर 73, ट्रैफिक्ड शिशु को लैंगिक शोषण के लिए रखने की सजा। ऑप्शंस है ए 3 से 7 वर्ष, बी 5 से 10 वर्ष, सी 7 से 14 वर्ष या डी आजीवन कारावास। सीआईए ट्रैफिकिंग की डिमांड साइड पर सीधा हमला है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। जो व्यक्ति ऐसे बच्चे को अपने पास रखता है उसे 5 से 10 वर्ष तक की सजा भुगतनी पड़ेगी। सेक्शन लॉक करेंगे धारा 144(1). अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। संरक्षकता में से व्यपहरण यानी किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप की आयु सीमा। ऑप्शंस है ए 16 पुरुष और 18 महिला, बी केवल 18 से कम का शिशु, सी 21 से कम या डी कोई नहीं। सर यहाँ मेरी एक कंफ्यूजन है। बताइए सिया, क्या डाउट है? पुराने कानून में तो लड़के और लड़कियों के लिए किडनैपिंग की उम्र अलग अलग मानी जाती थी ना? और यही एग्जामिनर का फेवरेट ट्रैप है सिया। अच्छा, ऑप्शन बी, इसे स्टार मार्क कर लें। सेक्शन लॉक करेंगे धारा 137(1) ख। थैंक यू सर, ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 75, महिला को विवस्त्र करने के आशय से आक्रमण। ऑप्शंस हैं ए 74, बी 76, सी 77 या डी 79। यह एक महिला की गरिमा पर सबसे विभत्स हमलों में से एक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सेक्शन लॉक करेंगे धारा 76। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। सामूहिक बलात्कार मामलों में जुर्माने का उपयोग। ऑप्शंस हैं ए सरकारी खजाना, बी पीड़िता का चिकित्सा या पुनर्वास, सी पुलिस कल्याण या डी विधिक सहायता। सर ये रेस्टोरेटिव जस्टिस की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम लगता है। एकदम सटीक एनालिसिस है सिया। पहले जुर्माने की रकम अक्सर सीधे सरकारी खजाने में चली जाती थी। हाँ, लेकिन अब सही उत्तर है ऑप्शन बी। बीएनएस ये सुनिश्चित करता है कि सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में जो भी जुर्माना लगेगा वो सीधे पीड़िता के मेडिकल खर्च और पुनर्वास के लिए जाएगा। सेक्शन लॉक करेंगे धारा 70(1) परंतुक। सच में एक बहुत पॉजिटिव बदलाव है। क्वेश्चन नंबर 77। सर यह एक 3 स्टेटमेंट वाला सवाल है। पढ़िए। स्टेटमेंट 1 है 18 से कम आयु की पत्नी के साथ मैथुन बलात्कार है। स्टेटमेंट 2, सामूहिक बलात्कार का जुर्माना सीधे सरकार को जाता है। स्टेटमेंट 3, विवाह का झूठा वादा धारा 69 है। ऑप्शंस है ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3 या डी 1 2 3। स्टूडेंट्स ऐसे सवाल कॉन्सेप्ट्स का असली टेस्ट लेते हैं। यहाँ ट्रैप लॉजिक समझिए। अभी पिछले ही सवाल में हमने क्या डिस्कस किया कि जुर्माना सरकार को नहीं पीड़िता के पुनर्वास के लिए जाता है। राइट। इसलिए स्टेटमेंट 2 पूरी तरह से गलत है। अब चूंकि 2 गलत है तो ऑप्शंस ए, सी और डी अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं। ओ हाँ, सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 1 और 3। बहुत ही शानदार ट्रिक है सर। क्वेश्चन नंबर 78, दहेज मृत्यु यानी डाउरी डेथ के लिए विवाह के कितने वर्ष के भीतर मृत्यु आवश्यक है? ऑप्शंस है
A3, B5, C7 या D10? दहेज मृत्यु एक ऐसा अपराध है जहां परिस्थितिजन्य साक्ष्य बहुत मायने रखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 7 वर्ष। सेक्शन लॉक करेंगे धारा 80(1). अब क्रिमिनल लॉ के सबसे पेचीदा हिस्से पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, आपराधिक मानववध यानी कल्पेबल होमिसाइड की परिभाषा। ऑप्शंस A 101, B 100, C 103 या D 111। सर, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बीच का अंतर स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करता है। बिल्कुल सिया, कानून की भाषा में आपराधिक मानववध और हत्या सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन सारा खेल इंटेंशन और नॉलेज की डिग्री का है। हर हत्या कल्पेबल होमिसाइड है, लेकिन हर कल्पेबल होमिसाइड हत्या नहीं है। तो इसका आंसर? सही उत्तर है ऑप्शन बी। सेक्शन लॉक करेंगे धारा 100। इसी से जुड़ा है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि गंभीर और अचानक प्रकोपन हो, यानी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ऑप्शंस है ए 101 अपवाद 1, बी 101 अपवाद 4, सी 102 या डी 105। सिया, अगर किसी इंसान को इतना अचानक और गंभीर रूप से भड़काया जाए कि वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो दे, तो वो कृत्य हत्या की श्रेणी से बाहर आ जाता है और सिर्फ आपराधिक मानववध रह जाता है। एग्जैक्टली। सही उत्तर है ऑप्शन ए। सेक्शन लॉक करेंगे धारा 101 अपवाद 1। सर, क्वेश्चन नंबर 81 एक बहुत ही दिलचस्प सिनेरियो बेस्ड सवाल है। क मुर्गे पर गोली चलाता है और अनजाने में झाड़ी में छिपे ख को मार डालता है। क की लायबिलिटी क्या होगी? ऑप्शंस है ए हत्या, बी आपराधिक मानववध, सी आपराधिक मानववध नहीं या डी चोरी का प्रयत्न। स्टूडेंट्स, ये मेंस रिया यानी आपराधिक मनस्थिति का क्लासिकल इलस्ट्रेशन है। क का इरादा सिर्फ एक मुर्गे को मारने का था, इंसान की जान लेने का नहीं। बिल्कुल, उसे कोई नॉलेज भी नहीं थी कि झाड़ी में कोई इंसान छिपा है। इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये आपराधिक मानववध नहीं है। सेक्शन लॉक करेंगे धारा 103 दृष्टांत ग। एकदम क्रिस्टल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 82, हत्या यानी मर्डर का दंड। ऑप्शंस ए 101, बी 103(1), सी 105 या डी 106। हत्या के अपराध के लिए दंड के प्रावधान में कोई रियायत नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। सेक्शन लॉक करेंगे धारा 103(1). अब आते हैं एक बहुत ही बर्निंग इशू पर सर। क्वेश्चन नंबर 83, मॉब लिंचिंग यानी 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा हत्या का दंड। ऑप्शंस हैं ए 7 वर्ष, बी आजीवन या मृत्युदंड और जुर्माना, सी जुर्माना या डी 10 वर्ष। सर, ये तो बीएनएस का बिल्कुल नया और ऐतिहासिक प्रावधान है। बिल्कुल सिया, फ्यूचर ऑफिसर्स इसे रट लें। पुराने कानून में मॉब लिंचिंग के लिए कोई स्पष्ट और अलग धारा नहीं थी। जी। जब 5 या अधिक लोग मिलकर किसी की हत्या करते हैं तो यह समाज में दहशत फैलाता है। इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन बी, आजीवन या मृत्युदंड और जुर्माना। सेक्शन लॉक करेंगे धारा 103(2). ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। क्वेश्चन नंबर 84, उपेक्षा यानी निग्लिजेंस द्वारा मृत्यु कारित करना। ऑप्शन से ए 2 वर्ष, बी 5 वर्ष और जुर्माना, सी 10 वर्ष या डी आजीवन। नेग्लिजेंस यानी लापरवाही, जैसे कोई रैश ड्राइविंग कर रहा हो और उसे किसी की जान चली जाए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सेक्शन लॉक करेंगे धारा 106(1). सर, इसी से जुड़ा है क्वेश्चन नंबर 85, जो फिर से एक सिनेरियो है हिट एंड रन का। वाहन से उपेक्षापूर्ण मृत्यु और बिना रिपोर्ट किए भाग जाना। ऑप्शंस है ए 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना या डी आजीवन। स्टूडेंट्स, यहाँ ट्रैप और टिप दोनों हैं। ये हिट एंड रन का बिल्कुल नया और बहुत ही सख्त कानून है। एक्सीडेंट के बाद भागने पर? हाँ सिया, अगर आप एक्सीडेंट के बाद पुलिस या मजिस्ट्रेट को बिना बताए भाग जाते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इसकी सजा को बढ़ाकर सीधे 10 साल तक कर दिया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। सेक्शन लॉक करेंगे धारा 106(2). ये सड़कों पर जिम्मेदारी तय करने के लिए बहुत क्रिटिकल है। क्वेश्चन नंबर 86, आत्महत्या का दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। ऑप्शंस है ए 7 वर्ष, बी 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना, सी आजीवन या डी जुर्माना।
किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से इस कदर प्रताड़ित करना कि वो अपनी जान ले ले, ये भी एक तरह से हत्या का ही स्वरूप है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। सेक्शन लॉक करेंगे धारा 108। क्वेश्चन नंबर 87, संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की परिभाषा। ऑप्शंस है ए 111, बी 112, सी 113 या डी 115। सर, आर्थिक अपराधों और सिंडिकेट्स को पहली बार इतनी अहमियत दी गई है। एग्जैक्टली सिया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे कि सिंडिकेट्स द्वारा रंगदारी, साइबर क्राइम या आर्थिक घोटाले अब बीएनएस में स्पष्ट रूप से डिफाइंड है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। सेक्शन लॉक करेंगे धारा 111। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 88, शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करना क्या है? ऑप्शंस है ए घोर उपहति, बी उपहति यानी हर्ट, सी हमला या डी बल। स्टूडेंट्स ध्यान दें, रोग या बीमारी फैलाना भी इसमें शामिल है। सिर्फ चोट लगना नहीं, राइट। किसी को ऐसी स्थिति में डालना जिससे उसे शारीरिक पीड़ा हो, ये उपहति कहलाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। सेक्शन लॉक करेंगे धारा 114। क्वेश्चन नंबर 89, घोर उपहति यानी ग्रीवियस हर्ट में क्या नहीं आता? ऑप्शंस है ए पुंसत्व हरण, बी अंग विच्छेद, सी 10 दिन तक तीव्र पीड़ा या डी चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण। स्या, ये क्रिमिनल लॉ का सबसे क्लासिक ट्रैप है। स्टूडेंट्स अक्सर दिनों की गिनती में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, 10 दिन या 15 दिन। बिल्कुल, 10 दिन तक तीव्र पीड़ा साधारण उपहति में आ सकती है, लेकिन घोर उपहति के लिए कम से कम 15 दिन की तीव्र पीड़ा होनी चाहिए। अच्छा। इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये घोर उपहति में नहीं आता। सेक्शन लॉक करेंगे धारा 116 झा। ये ट्रैप स्टूडेंट्स को जरूर याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90, अम्ल यानी एसिड से घोर उपहति कारित करने पर न्यूनतम दंड। ऑप्शंस ए 7 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 10 वर्ष या डी आजीवन। एसिड अटैक एक ऐसा अपराध है जो इंसान के शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा को भी विद्रूप कर देता है। न्याय व्यवस्था का इसमें जीरो टॉलरेंस है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूनतम 10 वर्ष की सजा। सेक्शन लॉक करेंगे धारा 124(1). क्वेश्चन नंबर 91, सदोष अवरोध यानी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का दंड। ऑप्शंस है ए 1 मास तक सादा कारावास या 5,000 रुपए जुर्माना, बी 1 वर्ष, सी 6 मास या डी केवल जुर्माना। किसी व्यक्ति को उस दिशा में जाने से गलत तरीके से रोकना जिधर जाने का उसे अधिकार है, सदोष अवरोध कहलाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। सेक्शन लॉक करेंगे धारा 126। क्वेश्चन नंबर 92, आतंकवादी कृत्य यानी टेररिस्ट एक्ट की परिभाषा। ऑप्शंस है ए 111, बी 113, सी 115 या डी 109। सर, इसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से कैसे अलग समझेंगे? बहुत ही उम्दा सवाल है सिया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना होता है। पैसों के लिए? हाँ, लेकिन आतंकवादी कृत्य का उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालना होता है। दोनों के इरादे बिल्कुल अलग हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। सेक्शन लॉक करेंगे धारा 113। और सर, आज के सेशन का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 93, लोक सेवक को कर्तव्य से रोकने के लिए उपहति। ऑप्शंस है ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 5 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या डी 7 वर्ष। राज्य की मशीनरी ठीक से काम करे, इसके लिए पब्लिक सर्वेंट्स को सुरक्षा देना जरूरी है। अगर उन्हें ड्यूटी करने से रोकने के लिए चोट पहुंचाई जाए तो कानून सख्त कदम उठाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। सेक्शन लॉक करेंगे धारा 121(1). बेहतरीन सर। और आईक्यू गुरु सर, इस क्रिटिकल सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टारगेट एकदम क्लियर है। हमें बिना रुके क्वेश्चन नंबर 94 से शुरू करके क्वेश्चन नंबर 133 तक के सवालों को सॉल्व करना है। एकदम तैयार हो जाओ फ्यूचर ऑफिसर्स। आज हम सिर्फ सवालों के जवाब नहीं रटेंगे, बल्कि सीधे एग्जामिनर के ट्रैप्स को डिकोड करेंगे। सिया, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे क्वेश्चन नंबर 94 से इस सर्जिकल स्ट्राइक की शुरुआत करते हैं। जी सर, तो पहला ही सवाल काफी गंभीर विषय पर है। क्वेश्चन नंबर 94 पूछता है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, वेजिंग वॉर, अब किस धारा में आता है? ऑप्शंस है ऑप्शन ए धारा 145, बी धारा 147, सी धारा 150 या फिर डी धारा 152। सिया, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टूडेंट्स, सबसे पहला ट्रैप यहीं पर है। पुराने आईपीसी वाले माइंडसेट में लोग धारा 121 ढूंढेंगे, लेकिन बीएनएस में अब ये 147 है।
अपने नोट्स में सेक्शन 147 को तुरंत लॉक कर लें। नोटेड सर। इसी से जुड़ा है क्वेश्चन नंबर 95। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना, इससे संबंधित नया प्रावधान किस धारा में दिया गया है? ऑप्शंस है ए धारा 150, बी धारा 152, सी धारा 148 या डी 124A। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। फ्यूचर ऑफिसर्स ध्यान दें, नए कानून से राजद्रोह शब्द को पूरी तरह हटा दिया गया है। अब मेन फोकस देश की संप्रभुता पर है। एग्जाम के लिए सीधे सेक्शन 152 को फिक्स कर लें। जी सर। अब आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है कि सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी द्वारा विद्रोह यानी म्यूटनी का दुष्प्रेरण करना किस धारा में है? ऑप्शंस हैं ए 169, बी 160, सी 164 या डी 167। सिया, ये बिल्कुल सीधा सवाल है। इसका सही जवाब बी होगा। विद्रोह का दुष्प्रेरण सीधे सेक्शन 160 के तहत आता है। इसे मेमोरी में सेव कर लें। ठीक है सर। अब पब्लिक ऑर्डर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, विधि विरुद्ध जमाव मतलब अनलॉफुल असेंबली, इसके लिए कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? ऑप्शंस देखें। ए 2 व्यक्ति, बी 5 या अधिक व्यक्ति, सी 10 या डी 11 व्यक्ति। सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 या अधिक व्यक्ति। कोई भी भीड़ अनलॉफुल तब तक नहीं बनती जब तक उसमें कम से कम 5 लोग ना हो और उनका इंटेंशन गैर कानूनी ना हो। ये सेक्शन 199 सब सेक्शन 1 में क्लियर किया गया है। सर, इसी से जुड़ा मेरा एक डाउट भी है जो क्वेश्चन नंबर 98 में है। जब उसी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो उसे कानूनी भाषा में क्या कहेंगे? ए दंगा, बी बलवा, सी हमला या डी लोक उपताप। बेहतरीन सवाल है सिया। इसका सही जवाब बी बलवा है। स्टूडेंट्स, इस ट्रैप से बचें। 5 लोगों की गैर कानूनी भीड़ सिर्फ जमाओ है, लेकिन जैसे ही उस भीड़ ने बल या हिंसा का इस्तेमाल किया तो वो तुरंत बलवा या राइटिंग बन जाती है। सेक्शन 191 सब सेक्शन 1 लॉक करें। अच्छा, तो फिर दंगा क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 99 है सर कि क और ख एक सार्वजनिक स्थान पर लड़कर शांति भंग करते हैं। उन्होंने कौन सा अपराध किया है? ऑप्शंस हैं ए बलवा, जिसके लिए 2 वर्ष जेल है, बी दंगा, जिसके लिए 1 मास तक कारावास या 1000 रुपए जुर्माना है, सी हमला या डी कोई अपराध नहीं। सिया, यही डिफरेंस समझना है। यहाँ करेक्ट ऑप्शन बी है, दंगा यानी अफरे। पब्लिक प्लेस पर सिर्फ 2 लोग भी लड़कर शांति भंग करें तो वो दंगा है। इसके लिए 5 लोग नहीं चाहिए। सजा 1 महीने की जेल या 1000 रुपए जुर्माना है और ये सेक्शन 194 में आता है। एकदम क्रिस्टल क्लियर सर। अब लोक सेवकों वाले पार्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, यदि कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा करता है तो उसे किस धारा में दंडित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं ए 197, बी 198, सी 201 या डी 196। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर या सरकारी कर्मचारी जानबूझकर नियमों की अनदेखी करे तो वो सेक्शन 198 के तहत सीधा अपराध है। इसे मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 101 भी एक प्रैक्टिकल सिनारियो है। एक लोक सेवक कानूनी रूप से बाध्य न होते हुए भी दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी व्यक्ति की संपत्ति कुर्क या अटैच कर लेता है। उसने क्या किया है? ए विधि की अवज्ञा, बी धारा 201 के तहत दुर्भावनापूर्ण कुर्की, सी अवैध क्रय या डी कोई अपराध नहीं। सीआईए सीधे तौर पर पावर का मिसयूज है। करेक्ट ऑप्शन बी है। संपत्ति की दुर्भावनापूर्ण कुर्की या मिलिशियस अटैचमेंट विशेष रूप से सेक्शन 201 का अपराध है। सही कहा सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का प्रवर्धन प्रमोटिंग एनमिटी जो सार्वजनिक शांति के लिए हानिकारक हो किस धारा में आता है? ऑप्शंस ए 194, बी 196, सी 197 या डी 189। करेक्ट ऑप्शन बी है। फ्यूचर ऑफिसर्स ध्यान दें, आज के समय में धर्म, भाषा या जाति के आधार पर जो हेट स्पीच फैलाई जाती है वो सब इसी धारा में कवर होती है। एग्जाम के लिए इसे सेक्शन 196 के तहत याद रखें। सर, ये चैप्टर्स थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, लोक सेवक के विधिक प्राधिकार का तिरस्कार
इससे संबंधित अध्याय कौन सा है? ए अध्याय 7, बी अध्याय 8, सी अध्याय 9 या डी अध्याय 10? चैप्टर से अक्सर डायरेक्ट सवाल बनते हैं सिया। इसका सही जवाब है डी अध्याय 10। स्टूडेंट्स इसे अपने इंडेक्स में हाईलाइट कर लें। जी सर। अब कोर्ट और एविडेंस वाले मामलों पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, मिथ्या साक्षी देना यानी फॉल्स एविडेंस देना बीएनएस की किस धारा में परिभाषित है? ए धारा 227, बी 227, सी 230 या डी 232? सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यायिक कार्यवाही में झूठी गवाही देना सीधे तौर पर सेक्शन 227 है। लेकिन सर अगर कोई किसी को फंसाने के लिए झूठे सबूत गढ़े तो? क्वेश्चन नंबर 105 है, यदि कोई व्यक्ति किसी को मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है तो अधिकतम सजा क्या होगी? ए 7 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी आजीवन कारावास या डी जुर्माना? सिया, ये बहुत संगीन जुर्म है। झूठे सबूत से किसी बेगुनाह को फांसी हो सकती है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, आजीवन कारावास। मृत्युदंड के मामले में झूठा साक्ष्य गढ़ना सेक्शन 230 के तहत बहुत ही सख्ती से डील किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 एक क्लासिक एग्जामिनर फेवरेट है। क ये जानते हुए कि ख ने हत्या की है, पुलिस से बचने के लिए ख को अपने घर में छिपा लेता है। क ने कौन सा अपराध किया है? ए हत्या का दुष्प्रेरण, बी साक्ष्य का विलोपन, सी अपराधी को संशय देना या डी कोई अपराध नहीं? यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर ट्रैप में फंसकर दुष्प्रेरण टिक कर देते हैं, लेकिन हत्यारे को छिपाना करेक्ट ऑप्शन सी है, अपराधी को संश्रय देना या हार्बरिंग, पनाह देना सेक्शन 249 के अंतर्गत दंडनीय है। समझ गए सर। अब जाली चीजों की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है कि सिक्के या सरकारी स्टैंप के कूटकरण काउंटरफिटिंग से संबंधित अपराध किस अध्याय में है? ए 11, बी 12, सी 13 या डी 15? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, सिक्कों और स्टैंप की जालसाजी को अध्याय 12 में रखा गया है। इसी से जुड़ा क्वेश्चन नंबर 108 है सर, नकली करेंसी नोट को असली के रूप में उपयोग करना किस धारा के तहत दंडनीय है? ए 257, बी 259, सी 261 या डी 263? प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत देखने को मिलता है। करेक्ट। ऑप्शन बी है, नकली नोट जानते हुए बाजार में चलाना सेक्शन 259 का अपराध है। और सर जो दुकानदार मापतोल में बेईमानी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 है, खोटे माप और तौल का उपयोग करना किस अध्याय का हिस्सा है? ए 11, बी 12, सी 13 या डी 14? हाँ शिया, इसका सही जवाब सी है, अध्याय 13। जो लोग डंडी मारते हैं वो अध्याय 13 के निशाने पर आते हैं। चलिए सर अब पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, लोक उपताप या पब्लिक न्यूसेंस के लिए सामान्य दंड क्या होगा? ऑप्शंस है ए 1000 रुपए जुर्माना, बी 5000 रुपए जुर्माना, सी 3 मास की जेल या डी केवल चेतावनी? फ्यूचर ऑफिसर्स, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5000 रुपए जुर्माना। बीएनएस में जुर्माने की राशि काफी बढ़ा दी गई है। पुराने 200 रुपए वाले जुर्माने अब बीती बात हैं। पब्लिक न्यूसेंस अब सेक्शन 292 में है और सीधा 5000 रुपए का फटका लगेगा। वाह, ये तो बहुत क्रिटिकल अपडेट है। बीमारी फैलाने पर भी एक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 111, कर जानते हुए ऐसा कार्य करता है जिससे संक्रामक रोग फैलने की संभावना हो, उसने कौन सा अपराध किया है? ए धारा 271, बी 272, सी 275 या डी कोई अपराध नहीं? कोविड के बाद से ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है सियाम। करेक्ट ऑप्शन ए है, संक्रामक रोग को लापरवाही से फैलाना सेक्शन 271 के तहत आता है। मिलावटखोरों पर आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 112, खाद्य या पेय पदार्थ में मिलावट करना किस धारा में दंडनीय है? ऑप्शंस ए 272, बी 275, सी 276 या डी 280? सही जवाब बी है, खाने पीने की चीजों में मिलावट करना सेक्शन 275 के तहत एक सीरियस ऑफेंस है। सर सड़कों पर जो लापरवाही होती है, क्वेश्चन नंबर 113 उसी पर है। उपेक्षापूर्ण वाहन चलाना यानी रैश ड्राइविंग का दंड क्या है? ए 1 मास और 1000 रुपए, बी 6 मास जेल या 1000 रुपए जुर्माना, सी 6 मास और 2500 रुपए या डी 1 वर्ष और 5000 रुपए? जो लोग सड़कों पर रेस लगाते हैं ना सिया,
उनके लिए करेक्ट ऑप्शन बी है, 6 महीने की जेल या 1000 रुपये जुर्माना। रैश ड्राइविंग सेक्शन 281 में कवर की गई है। धर्म से जुड़े अपराधों पर क्वेश्चन नंबर 114 है, किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति पहुंचाना किस धारा में आता है? ए 297, बी 298, सी 299 या डी 302? बिल्कुल सिया, इसका सही जवाब सी है। किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना सेक्शन 299 के तहत दंडनीय है। सर, बीच में एक कोर्टरूम का सवाल आ गया है। क्वेश्चन नंबर 115, एक साक्षी शपथ लेने के बावजूद प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर देता है, वह किस धारा का उल्लंघन कर रहा है? ए 227, बी 235, सी 253 या डी 211? कोर्ट के अंदर गवाह नखरे नहीं दिखा सकता, करेक्ट ऑप्शन डी है। प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करना सेक्शन 211 के अंतर्गत पब्लिक सर्वेंट की अथॉरिटी का अपमान है। वापस मोरालिटी पे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 116, अश्लील पुस्तकें बेचना किस धारा के तहत अपराध है? ए 294, बी 295, सी 292 या डी 296? सही जवाब है ऑप्शन ए, अश्लील सामग्री या ऑब्सीन बुक्स बेचना सेक्शन 294 में आता है। और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना क्वेश्चन नंबर 117 है, वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाना किस धारा के अंतर्गत आता है? ए 280, बी 285, सी 287 या डी 282? फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले धुएं जैसे मामलों में करेक्ट ऑप्शन ए होगा, सिया। वायुमंडल को हानिकारक बनाना सेक्शन 280 का अपराध है। क्वेश्चन नंबर 118, धार्मिक जमाओं में विघ्न डालना दंडनीय है, इसका दंड क्या है? ए 6 मास की जेल, बी 1 वर्ष की जेल या जुर्माना, सी 500 रुपए जुर्माना या डी 2 वर्ष की जेल? किसी की शांतिपूर्ण पूजा में खलल डालना गलत है। करेक्ट ऑप्शन बी है, 1 वर्ष की जेल या जुर्माना। ये सेक्शन 300 के तहत आता है। सर, अब हम बीएनएस के सबसे टेक्निकल पार्ट पर पहुंच गए हैं, प्रॉपर्टी क्राइम्स। क्वेश्चन नंबर 119 से शुरू करते हैं। चोरी यानी थेफ्ट की नई परिभाषा बीएनएस की किस धारा में दी गई है? ऑप्शंस है ए 301, बी 303, सी 305 या डी 310? स्टूडेंट्स का पूरा फोकस यहां होना चाहिए। सही जवाब ऑप्शन बी है। पुराने सेक्शन 378 को भूल जाइए। चोरी अब सेक्शन 303 में डिफाइन की गई है। तो सर, चोरी के लिए संपत्ति कैसी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 120 है कि चोरी का अपराध गठित होने के लिए संपत्ति का कैसा होना अनिवार्य है? ए अचल, बी जंगम संपत्ति, सी अमूर्त या डी कोई नहीं? सिया, कोई जमीन या मकान चुराकर अपनी पॉकेट में तो नहीं रख सकता ना? हाँ, बिल्कुल नहीं। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन बी है, जंगम संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी। चोरी सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। ये सेक्शन 303 सबसेक्शन 1 में क्लियर है। कर्मचारी है, वो अपने कार्यालय से एक फाइल इस आशय से हटाता है कि उसे कुछ दिन बाद वापस रख देगा, तो क ने क्या किया है? ए केवल अनुशासनहीनता, बी चोरी, सी आपराधिक न्यासभंग या डी कोई अपराध नहीं? फ्यूचर ऑफिसर्स, ये एग्जामिनर का क्लासिक ट्रैप है। लोग सोचते हैं कि जब फाइल वापस ही करनी थी तो चोरी कैसी? लेकिन करेक्ट ऑप्शन बी है, चोरी। कानून कहता है कि प्रॉपर्टी को स्थायी तौर पे हटाना जरूरी नहीं है। अस्थायी रूप से बेईमानी से हटाना भी चोरी ही माना जाएगा। सेक्शन 303 के तहत ये पक्का ऑफेंस है। वाओ, ये सच में एक बड़ा मिथबस्टर था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पर। जबरन वसूली या एक्सटॉर्शन को किस धारा में परिभाषित किया गया है? ए 306, बी 308, सी 310 या डी 312? किसी को डरा धमकाकर पैसे ऐंठना जबरदस्त वसूली है। स्या सही जवाब है ऑप्शन बी। इसे सेक्शन 308 में रखा गया है। और सर, अगर इसमें तत्काल जान का खतरा हो? क्वेश्चन नंबर 123 है कि लूट यानी रॉबरी की परिभाषा किस धारा में है? ए 308, बी 309, सी 310 या डी 312? बिल्कुल स्या। जब चोरी या एक्सटॉर्शन में तत्काल मौत या चोट का डर जुड़ जाए तो वो लूट बन जाती है। करेक्ट ऑप्शन सी है, लूट की परिभाषा सेक्शन 3110 में है। तो फिर डकैती क्या है? क्वेश्चन नंबर 124 है, डकैती के लिए कम से कम कितने व्यक्ति चाहिए? ए 2 लोग, बी 3,
सी 5 या अधिक, या डी 10 लोग? इसका लॉजिक अनलॉफुल असेंबली वाला ही है सिया। करेक्ट ऑप्शन सी है 5 या अधिक। अगर 4 लोग बैंक लूट रहे हैं तो वो लूट है। जैसे ही 5वां व्यक्ति जुड़ा वो डकैती बन जाएगी। सेक्शन 3110 सबसेक्शन 2 लॉक करें। IQ गुरु सर, क्वेश्चन नंबर 125 एक बहुत ही चर्चित नया प्रोविजन है। BNS में छीना झपटी या स्नैचिंग के लिए जो बिल्कुल नई धारा जोड़ी गई है वो कौन सी है? A धारा 304, B 3032, C 307 या D 311? स्टूडेंट्स इस पर ट्रिपल स्टार लगा लें। करेक्ट ऑप्शन ए है धारा 304। पहले बाइक सवार चेन छीनकर भागते थे तो पुलिस फंस जाती थी कि इसे चोरी में डालें या लूट में। इस लूप होल को खत्म करने के लिए BNS में अब स्नैचिंग को एक विशिष्ट अलग अपराध बना दिया गया है। सेक्शन 304 को मजबूती से याद रखें। शानदार एक्सप्लेनेशन सर। क्वेश्चन नंबर 126 है आपराधिक न्याय भंग यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का दंड किस धारा में है? A 314, B 316, C 318 या D 320? जब कोई व्यक्ति किसी पर भरोसा करके अपनी प्रॉपर्टी सौंपे और सामने वाला गबन कर ले तो वो न्यासभंग है। सही जवाब ऑप्शन बी है। ये सेक्शन 316 के तहत आता है। और धोखेबाजी सर, क्वेश्चन नंबर 127 छल या चीटिंग की परिभाषा किस धारा में दी गई है? A 316, B 318, C 319 या D 320? जिसे हम आम भाषा में 420 कहते थे सिया, वो अब बदल चुका है। करेक्ट ऑप्शन बी है। छल की परिभाषा अब सेक्शन 318 में है। सर क्वेश्चन नंबर 128 का सिनारियो मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है। क एक हीरे की अंगूठी सड़क पर पाता है और उसे तुरंत बेच देता है। क दोषी है A चोरी का, B संपत्ति का, बेईमानी से दुर्विनियोग, C छल का या D डकैती का? ये डाउट बहुत कॉमन है सिया। देखिए, चोरी के लिए जरूरी है कि प्रॉपर्टी किसी के कब्जे से निकाली जाए। सड़क पर पड़ी अंगूठी किसी के कब्जे में नहीं थी, लेकिन उसे उठाकर बेईमानी से बेच देना क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी होगा। सेक्शन 314 याद रखें। अब समझी मैं। क्वेश्चन नंबर 129 है कि रिश्ती या मिसचीफ के लिए क्या आवश्यक है? A संपत्ति को चुराना, B संपत्ति को नष्ट करना या उपयोगिता कम करना, C संपत्ति को छिपाना या D केवल छूना? मान लीजिए किसी ने सिया तुम्हारी कार पर स्क्रैच मार दिया। उसने कार चुराई नहीं, बस उसकी वैल्यू कम कर दी। यही रिश्ती है। सही जवाब बी है, संपत्ति नष्ट करना या उपयोगिता कम करना। सेक्शन 324। हाँ। क्वेश्चन नंबर 130 आपराधिक अतिचार यानी क्रिमिनल ट्रेसपास किस धारा में परिभाषित है? A 326, B 329, C 331 या D 333? बिना परमिशन किसी की प्रॉपर्टी में घुसना। करेक्ट ऑप्शन बी है। आपराधिक अतिचार सेक्शन 329 है। और अगर ये घुसपैठ छुपकर हो? क्वेश्चन नंबर 131 है प्रच्छन्न गृह अतिचार यानी लर्किंग हाउस ट्रेसपास के लिए सजा किस धारा में है? A 331(2), B 332, C 330 या D 329? अगर कोई रात के अंधेरे में या छिपकर घर में घुसे तो वो प्रच्छन्न गृह अतिचार है। करेक्ट ऑप्शन ए है। सेक्शन 331 सबसेक्शन 2। सर अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं। क्वेश्चन नंबर 132 कोटकरण या जालसाजी की परिभाषा किस धारा में है? A 335, B 336, C 338 या D 340? फॉर्जरी एक बहुत व्यापक अपराध है। सही जवाब है ऑप्शन सी। इसकी परिभाषा सेक्शन 338 में दी गई है। और सर हमारे आज के सेशन का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 133 मिथ्या दस्तावेज रचना या मेकिंग ऑफ अ फॉल्स डॉक्यूमेंट जालसाजी का अंग है या किस धारा के अंतर्गत है? A 336, B 340, C 338 या D 342? नकली वसीयत बनाना या सिग्नेचर कॉपी करना इसी में आता है इसे। करेक्ट ऑप्शन बी है। मिथ्या दस्तावेज रचना सेक्शन 340 के तहत आता है। एग्जाम के लिए इस आखिरी सेक्शन को भी पक्का कर लें। वाकई IQ गुरु सर, ये पूरे 40 सवाल BNS की असली जान है। फ्यूचर ऑफिसर्स, आज आपने स्नैचिंग, दंगा, रिश्ती और फोर्जरी जैसे टफ लीगल कॉन्सेप्ट्स को सर के सर्जिकल तरीके से डिकोड कर लिया है।
मुझे यकीन है कि स्टूडेंट्स को रटने की बजाय इनके पीछे का क्यों समझ आ गया होगा। फ्यूचर ऑफिसर्स इन सेक्शंस को उंगलियों पर रखें और जमकर रिवीजन करें। आईक्यू गुरु सर, अब आप सेशन को क्लोज करें। अपना स्कोर कमेंट करें। मिलते हैं अगले पार्ट। आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के सबसे हाई वैल्यू एमसीक्यू प्रश्नों का एक बहुत ही डीप एनालिसिस करने वाले हैं। हमारा फोकस प्रश्न 134 से 162 तक रहेगा, जो यूपीएसआई के बदलते पैटर्न के लिए आपके अचूक हथियार हैं। हम सिर्फ सही जवाब नहीं रटेंगे स्टूडेंट्स, बल्कि कानून के पीछे के लॉजिक को डिकोड करेंगे। बिल्कुल। मेरे साथ हैं सिया, जो एक बेहद सीरियस और हाई परफॉर्मिंग यूपीएसआई एस्पिरेंट हैं। सिया, क्या हम तैयार हैं इस फास्ट और सर्जिकल रिवीजन के लिए? बिल्कुल तैयार हूँ आईक्यू गुरु सर। ये सारे प्रश्न बहुत क्रिटिकल हैं और मेरी तरह बाकी स्टूडेंट्स भी इन नए कानूनों की भाषा को लेकर थोड़ा दबाव महसूस कर रहे हैं। तो सर, बिना समय बर्बाद किए सीधा पहले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ सिया, शुरू करो। सर, प्रश्न 134 है, मूल्यवान प्रतिभूति यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को नष्ट करना या गायब करना किस धारा के तहत दंडनीय है? इसके ऑप्शंस हैं ए धारा 344, बी धारा 346, सी धारा 348 और डी धारा 339। सर, मूल्यवान प्रतिभूति में अक्सर स्टूडेंट्स सिर्फ कैश या ज्वेलरी ही सोच लेते हैं। क्या इसका दायरा इससे बड़ा है? बहुत ही बेहतरीन ऑब्जर्वेशन है सिया। स्टूडेंट्स ध्यान दें, वैल्यूएबल सिक्योरिटी सिर्फ पैसा नहीं है। कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जिससे कोई कानूनी अधिकार बनता या खत्म होता है, जैसे प्रॉपर्टी के कागज, ब्लैंक चेक्स, ये सब मूल्यवान प्रतिभूति हैं। अगर कोई इन्हें नष्ट करता है तो ये साधारण चोरी नहीं, बल्कि संपत्ति के विरुद्ध एक गंभीर अपराध है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इसे कंसेप्ट के साथ लॉक करें, धारा 348। जी सर, ये कॉन्सेप्ट अब एकदम क्लियर है। सर, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 135 पर। कूट रचित दस्तावेज यानी फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट का असली के रूप में उपयोग करना दंडनीय है। ऑप्शंस है ए धारा 341, बी धारा 342, सी धारा 343, डी धारा 345। सर, जाली कागज बनाना तो एक अपराध है, लेकिन यहाँ सिर्फ उपयोग करने की बात हो रही है। बिल्कुल सिया, और कानून के नजर में मेंस रिया यानी आपराधिक मंशा बहुत मायने रखती है। अगर आपको पता है कि कोई मार्कशीट जाली है और फिर भी आप उसे किसी फायदे के लिए असली बताकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप सिस्टम के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जाली दस्तावेज का इस्तेमाल धारा 342 के दायरे में आता है। इसे लॉक कर लीजिए। जी सर, नोट कर लिया। प्रश्न 136, मानहानि या डिफेमेशन की परिभाषा किस धारा में दी गई है? ऑप्शंस है ए धारा 354, बी धारा 356, सी धारा 358 या डी धारा 360। सर, मानहानि अक्सर न्यूज में रहता है, इसकी परिभाषा में मुख्य बात क्या है? मौखिक या इशारों के जरिए किसी दूसरे व्यक्ति की रेपुटेशन यानी प्रतिष्ठा को समाज की नजरों में गिराने के इरादे से कुछ करता है, तब वो मानहानि है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। मानहानि की सटीक परिभाषा बीएनएस की धारा 356 में दी गई है। तुरंत लॉक करें। सर, प्रश्न 137 इसी मानहानि से जुड़ा है और मैं इसमें काफी कंफ्यूज थी। प्रश्न है, बीएनएस में मानहानि के लिए सजा के रूप में एक नया विकल्प जोड़ा गया है, वो क्या है? ऑप्शंस है ए कठोर कारावास, बी सामुदायिक सेवा, सी देश निकाला या डी आजीवन कारावास। सर, ऐसा लगता है कि न्याय व्यवस्था अब सुधारात्मक रुख यानी रिस्टोरेटिव जस्टिस अपना रही है। एकदम सटीक विश्लेषण सिया। और स्टूडेंट्स, यहीं पर एग्जामिनर आपको फंसाएगा। पुराने कानूनों में मानहानि के लिए सिर्फ जेल या जुर्माना होता था। ये बीएनएस का एक बहुत ही नया और प्रगतिशील प्रावधान है। अब ऐसे अपराधों में व्यक्ति से कम्युनिटी सर्विस करवाई जा सकती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामुदायिक सेवा। इसे धारा 356 उपधारा 2 के तहत सख्ती से लॉक करें। समझ गई सर। प्रश्न 138 की ओर चलते हैं। आपराधिक धमकी यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन किस धारा के तहत अपराध है? ऑप्शंस है ए धारा 351, बी धारा 353, सी धारा 355 या डी धारा 357। सर, आम बोलचाल की धमकी और आपराधिक धमकी में क्या फर्क है? देखो सिया, गुस्से में कही गई हर बात आपराधिक धमकी नहीं होती। अपराध तब बनता है जब कोई व्यक्ति किसी को जान या माल का नुकसान पहुंचाने की ऐसी धमकी दे जिससे सामने वाले के मन में वास्तव में डर पैदा हो जाए।
यानी अलार्म पैदा हो जाए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये सीधे धारा 351 के तहत आता है। लॉक करें। उसकी निजता यानी प्राइवेसी पर अतिक्रमण करता है, यह किस धारा में दंडनीय है? ऑप्शंस है ए धारा 352, बी धारा 353, सी धारा 79 या डी धारा 355। सर, आज के डिजिटल युग में हिडन कैमरा जैसे मामले काफी बढ़ गए हैं ना? हाँ बिल्कुल सियाब। तकनीक के इस दौर में महिलाओं की निजता सर्वोच्च प्राथमिकता है और स्टूडेंट्स, यही इस सवाल का सबसे बड़ा ट्रैप है। पूरा ध्यान यहां दे। ये प्रश्न अध्याय 5 जो महिला अपराधों से जुड़ा है और अध्याय 19 जो धमकी व मानहानि से जुड़ा है, उनके बीच का लिंक है। प्राइवेसी का अतिक्रमण अब एक सख्त कानून है। सही जवाब है ऑप्शन सी। बिना डाउट के धारा 79 को तुरंत लॉक करें। जी सर। प्रश्न 140, शराब के नशे में किसी सार्वजनिक स्थान पर कदाचार या मिसकंडक्ट के लिए दंड क्या है? ऑप्शंस है ए 24 घंटे तक कारावास या 1000 रुपए जुर्माना या सामुदायिक सेवा, बी 1 वर्ष जेल, सी 5000 रुपए जुर्माना या डी केवल चेतावनी। कानून आपके प्राइवेट स्पेस में पीने पर रोक नहीं लगा रहा स्टूडेंट्स, लेकिन अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर नशे में तमाशा करता है, पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ता है तो कानून नहीं बख्शेगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए। नशे में कदाचार करने पर अब सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि 24 घंटे की जेल, 1000 रुपए जुर्माना या सामुदायिक सेवा का प्रावधान है। धारा 355 लॉक करें। प्रश्न 141, लूट का प्रयत्न यानी अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी करने की सजा किस धारा में है? ऑप्शंस है ए धारा 310, बी धारा 311, सी धारा 312 या डी धारा 313। जब चोरी में हिंसा या हिंसा का डर शामिल हो जाता है तो वो लूट बन जाती है, और इसका सिर्फ प्रयास करना भी समाज के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि इसे अंजाम देना। सही उत्तर है ऑप्शन बी। लूट का प्रयत्न धारा 311 में आता है। इसे लॉक करें। सर, प्रश्न 142 के कंसेप्ट पे मुझे थोड़ा डाउट है। डकैती करने की तैयारी या प्रिपरेशन करना किस धारा में दंडनीय है? ऑप्शंस है ए धारा 310, बी धारा 311, सी धारा 312 या डी धारा 314। सर, आमतौर पर सिर्फ तैयारी करना तो अपराध नहीं है ना, फिर डकैती में ऐसा क्यों? ये पूरे क्रिमिनल लॉ का सबसे शानदार कंसेप्ट है सिया। फ्यूचर ऑफिसर्स ध्यान दें। आमतौर पर अगर कोई चोरी की योजना बना रहा है तो वो तब तक अपराध नहीं है जब तक वो प्रयास न करे, लेकिन डकैती समाज के लिए इतनी बड़ी दहशत है कि कानून इसके प्रयास का इंतजार नहीं कर सकता। डकैती उन गिने चुने अपराधों में से है जहां सिर्फ हथियारों के साथ इसकी तैयारी करना ही पूर्ण अपराध है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। धारा 312 को लॉक करें। एकदम क्लियर। सर, ये प्रिवेंटिव अप्रोच है। प्रश्न 143, यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपाहति के भय में डालकर जबरन वसूली या एक्सटॉर्शन की जाती है तो सजा कितनी हो सकती है? ऑप्शंस हैं ए 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 10 वर्ष और जुर्माना या डी आजीवन कारावास। यहां शब्द घोर उपाहति यानी गंभीर चोट और मृत्यु का भय इस्तेमाल हुआ है। जब वसूली में जान से मारने का डर शामिल हो तो यह साधारण एक्सटॉर्शन नहीं रह जाता। ऐसे में सजा सख्त होगी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 10 वर्ष और जुर्माना। इसे धारा 308 उपधारा 4 के तहत लॉक करें। सर, अब प्रश्न 144 आ रहा है जो मुझे लगता है पूरे बीएनएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता में सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में शामिल किया गया है, यह किस धारा के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस है ए धारा 2, बी धारा 4, सी धारा 7 या डी धारा 10। बिल्कुल सिया, यह एक हाई वैल्यू प्रश्न है। स्टूडेंट्स, यहां मेरा ट्रैप नोट करें। बीएनएस में अब कुल 6 प्रकार के दंड परिभाषित हैं। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास, जुर्माना, संपत्ति की जब्ती और छठा है सामुदायिक सेवा। यह सबसे नया दंड है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसे धारा 4 के तहत मजबूती से लॉक करें। प्रश्न 145, बीएनएस की किस धारा में आतंकवादी कृत्य यानी टेररिस्ट एक्ट को पहली बार एक सामान्य आपराधिक कानून के भीतर परिभाषित किया गया है? ऑप्शंस हैं ए धारा 111, बी धारा 113, सी धारा 147 या डी धारा 152। सर, पहले इसके लिए यूएपीए जैसे विशेष कानून थे, अब इसे बीएनएस में क्यों लाया गया?
बहुत गहरा सवाल है सिया। विशेष कानून अपनी जगह हैं, लेकिन आतंकवाद अब एक ऐसी चुनौती बन गया है कि इसे देश के मुख्य दंड विधान में भी परिभाषित करना जरूरी था। स्टूडेंट्स यहां गलती करते हैं, वो संगठित अपराध और आतंकवाद को मिक्स कर देते हैं। ट्रैप समझिए, धारा 111 संगठित अपराध के लिए है, जिसका मकसद आर्थिक लाभ होता है, जबकि आतंकवाद का मकसद देश की सुरक्षा हिलाना है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 113 लॉक करें। सर प्रश्न 146 तो पूरे देश में भारी चर्चा का विषय रहा है। यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से वाहन चलाकर मृत्यु कारित करता है और पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भाग जाता है, जिसे हम हिट एंड रन कहते हैं, तो उसे धारा 106 उपधारा 2 के तहत कितनी सजा मिलेगी? ऑप्शंस हैं ए 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना, या डी आजीवन कारावास। हाँ सिया, स्टूडेंट्स इसके पीछे का लॉजिक समझिए। जैसे गोल्डन आवर कहा जाता है, अगर एक्सीडेंट के तुरंत बाद पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया जाए तो जान बच सकती है। जो व्यक्ति भाग जाता है वो पीड़ित को मेडिकल मदद से वंचित कर रहा है, इसीलिए ये कानून बहुत कड़ा कर दिया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। धारा 106 उपधारा 2 लॉक करें। प्रश्न 147 मॉब लिंचिंग का नया प्रावधान। जब 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह जाति, समुदाय, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मिलकर हत्या करता है तो दंड क्या होगा? ऑप्शंस है ए 7 वर्ष कारावास, बी 10 वर्ष कारावास, सी आजीवन कारावास या मृत्युदंड, या डी केवल 5 लाख जुर्माना। ये भारतीय न्याय व्यवस्था में एक ऐतिहासिक कदम है। पहले भीड़ द्वारा की गई हत्याओं में जिम्मेदारी तय करना मुश्किल होता था, अब ये सीधे तौर पर सबसे कठोर सजाओं की श्रेणी में है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, आजीवन कारावास या मृत्युदंड। इसे धारा 103 उपधारा 2 के तहत सख्ती से लॉक करें। प्रश्न 148 पुराने राजद्रोह या सेडिशन कानून के स्थान पर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य के लिए कौन सी नई धारा प्रभावी है? ऑप्शंस हैं ए धारा 124, बी धारा 150, सी धारा 152 या डी धारा 197। सर, क्या राजद्रोह को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है? स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से सुने। सरकार और राज्य के बीच फर्क होता है। यहां ट्रैप यह है कि नए कानून में से राजद्रोह शब्द पूरी तरह से हटा दिया गया है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार का विरोध करना अपराध नहीं है। लेकिन अगर आपके कृत्य से भारत की संप्रभुता को खतरा पैदा होता है तो वो एक गंभीर अपराध है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धारा 152 को लॉक करें। स्पष्ट हो गया सर। प्रश्न 149 पहचान छिपाकर या विवाह का झूठा वादा करके किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाना बीएनएस की किस नई धारा में अपराध है? ऑप्शंस हैं ए धारा 63, बी धारा 64, सी धारा 69 या डी धारा 72। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में ये एक बहुत ही विशिष्ट बदलाव है। पहले ऐसे मामलों को सीधे बलात्कार की धाराओं में देखा जाता था। अब विवाह का झूठा वादा करके या अपनी पहचान छिपाकर शोषण करना एक अलग और स्पष्ट अपराध है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसे धारा 69 के रूप में लॉक करें। वसूली साइबर अपराध को परिभाषित करने वाली धारा कौन सी है? ऑप्शंस है ए धारा 111, बी धारा 112, सी धारा 115 या डी धारा 120। जैसा कि हमने आतंकवाद वाले सवाल के दौरान डिस्कस किया था, जब एक पूरा सिंडिकेट या ग्रुप मिलकर आर्थिक लाभ के लिए लगातार अपराध करता है तो वो संगठित अपराध है। इसके लिए सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 111 को तुरंत लॉक करें। प्रश्न 151 छीना झपटी यानी स्नैचिंग के लिए बीएनएस में कौन सी नई धारा विशिष्ट रूप से जोड़ी गई है? ऑप्शंस हैं ए धारा 303, बी धारा 304, सी धारा 307 या डी धारा 311। इस कानून की गहराई को समझिए सिया। पहले जब कोई बाइक से आकर महिला के गले से चेन छीनता था तो उसे सिर्फ साधारण चोरी की धाराओं में धकेल दिया जाता था, लेकिन स्नैचिंग में अचानक इस्तेमाल किया गया बल शामिल होता है। अब स्नैचिंग एक अलग और गंभीर अपराध है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 304 लॉक करें। सर, प्रश्न 152 एक तरह से हमारा रिवीजन है। मानहानि के लिए बीएनएस में अब कारावास और जुर्माने के अलावा तीसरा कौन सा विकल्प अदालत दे सकती है?
ऑप्शंस है ए नजरबंदी, बी सामुदायिक सेवा, सी सार्वजनिक माफी या डी देश निकाला। बिल्कुल, सीआर रिवीजन बहुत जरूरी है ताकि कंसेप्ट दिमाग में छप जाएं। सही उत्तर है ऑप्शन बी सामुदायिक सेवा। धारा 356 उपधारा 2 को फिर से दिमाग में परमानेंट लॉक कर लें। सर, अब प्रश्न 153 से कथन आधारित यानी स्टेटमेंट वाले प्रश्न शुरू हो रहे हैं। कथन है, 1. बीएनएस के तहत सामुदायिक सेवा को एक नए प्रकार के दंड के रूप में जोड़ा गया है। 2. आजीवन कारावास का अर्थ हमेशा 20 वर्ष का कारावास होता है। 3. जुर्माना न भरने पर दी जाने वाली सजा सादा या कठिन हो सकती है। ऑप्शंस है ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 या डी 1, 2 और 3। स्टूडेंट्स, आइए लॉजिक डिकोड करते हैं। पहला कथन बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे कथन में एक क्लासिक ट्रैप है। आजीवन कारावास केवल गणना के उद्देश्य से 20 वर्ष माना जाता है, लेकिन असल में इसका अर्थ अपराधी का शेष प्राकृतिक जीवन होता है। इसलिए दूसरा कथन गलत है, तीसरा कथन सही है। तो सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी केवल 1 और 3। इसे लॉक करें। प्रश्न 154 प्राइवेट प्रतिरक्षा या प्राइवेट डिफेंस के बारे में है। कथन है, 1. यह अधिकार किसी लोक सेवक के विरुद्ध तब भी उपलब्ध है जब उससे मृत्यु की आशंका हो। 2. पागल व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है। 3. हमलावर की मृत्यु कारित करने का अधिकार अम्ल फेंकने यानी एसिड अटैक के प्रयास के विरुद्ध भी उपलब्ध है। ऑप्शंस है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3 या डी केवल 3। ये तीनों ही कथन आत्मरक्षा के अधिकार को मजबूती देते हैं सीएम। भले ही सामने पुलिस अधिकारी हो, लेकिन जान का खतरा हो तो आत्मरक्षा सर्वोपरि है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के खिलाफ भी आपको बचाव का हक है, और एसिड अटैक के खिलाफ आप जान बचाने के लिए हमलावर की जान भी ले सकते हैं। तीनों कथन सही हैं। उत्तर सी लॉक करें। प्रश्न 155 कथन है, 1. आपराधिक षड्यंत्र के लिए केवल सहमति ही पर्याप्त है। 2. दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक है कि कार्य किया ही जाए। 3. हत्या के प्रयत्न के लिए दंड धारा 109 में है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2 या डी 1, 2 और 3। पहला कथन सही है, सहमति ही षड्यंत्र बन जाती है। लेकिन दूसरे कथन में ट्रैप है। दुष्प्रेरण अपने आप में स्वतंत्र अपराध है। अगर आपने किसी को उकसाया और उसने अपराध नहीं भी किया, तब भी आप दोषी होंगे। इसलिए कथन 2 गलत है, तीसरा कथन सही है। सही उत्तर ए केवल 1 और 3 लॉक करें। प्रश्न 156 कथन 1. हिट एंड रन में अपराधी को 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। 2. भीड़ द्वारा की गई हत्या के लिए न्यूनतम दंड 7 वर्ष का कारावास है। 3. घोर उपहति के लिए व्यक्ति का कम से कम 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहना आवश्यक है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 या डी 1, 2 और 3। स्टूडेंट्स, कथन 1 बिल्कुल सही है, लेकिन कथन 2 को देखिए। हमने चर्चा की थी कि मॉब लिंचिंग की न्यूनतम सजा सीधे आजीवन कारावास या मृत्युदंड है, 7 वर्ष नहीं। तो ये गलत हो गया। कथन 3 में नए कानून के अनुसार 15 दिन की पीड़ा घोर उपहति का मेडिकल पैमाना है। सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 1 और 3 लॉक करें। प्रश्न 157 कथन 1. बीएनएस में राजद्रोह शब्द को हटाकर भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कृत्य को शामिल किया गया है। 2. भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना मृत्युदंड से दंडनीय है। 3. सरकार की आलोचना करना धारा 152 के तहत अपराध माना जाएगा। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1। इसका लॉजिक बहुत साफ है। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार की वैध आलोचना करना आपका संवैधानिक अधिकार है, वो कोई अपराध नहीं है। इसलिए तीसरा कथन सरासर गलत है। पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सत्य हैं। सही उत्तर ए केवल 1 और 2 को लॉक करें। प्रश्न 158 कथन 1. झूठा साक्ष्य देना धारा 227 के तहत दंडनीय है। 2. किसी अपराधी को बचाने के लिए उसे प्रश्रय देना अपराध नहीं है यदि वो परिवार का सदस्य हो। 3.
लोक सेवक के प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करना धारा 211 में दंडनीय है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3 या डी 1, 2 और 3। यहाँ कानून में एक बड़ा व्यवहारिक बदलाव हुआ है सिया। पहले परिवार वालों को काफी छूट मिलती थी, लेकिन बीएनएस में अपराधी को छिपाना बड़ा अपराध है और अब परिवार वाले अपवाद को बहुत सीमित कर दिया गया है। इसलिए कथन 2 गलत है, कथन 1 और 3 सही हैं। उत्तर बी लॉक करें। प्रश्न 159, संपत्ति के विरुद्ध अपराध। कथन 1, छीना झपटी अब धारा 304 के तहत एक अलग अपराध है। 2, डकैती के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। 3, चोरी के अपराध में केवल अचल संपत्ति का ही बेईमानी से लिया जाना शामिल है। ऑप्शंस है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3 या डी केवल 1। स्टूडेंट्स, क्या आप किसी के खेत को अपनी जेब में डालकर चुरा सकते हैं? नहीं, चोरी केवल जंगम या मूवेबल संपत्ति की हो सकती है। अचल संपत्ति पर कब्जा होता है, चोरी नहीं। इसलिए कथन 3 गलत है, कथन 1 और 2 सही हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए। सर, प्रश्न 160, कथन 1, मानहानि के लिए सामुदायिक सेवा का दंड दिया जा सकता है। 2, शराब के नशे में हंगामा करने पर 24 घंटे की जेल हो सकती है। 3, मृत व्यक्ति की मानहानि करना कानूनन अपराध नहीं माना जाता। सर, इसमें मुझे कंफ्यूजन है, क्या सच में मरे हुए इंसान की मानहानि हो सकती है? ऑप्शंस है ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या डी 1, 2 और 3। सिया, कानून सिर्फ जीवित व्यक्ति की भावनाओं की नहीं, बल्कि उसकी विरासत यानी लेगेसी की भी रक्षा करता है। मृत व्यक्ति की मानहानि करना भी अपराध है, जिससे उसके परिवार की भावनाएं आहत होती हों। इसलिए कथन 3 गलत है, कथन 1 और 2 बिल्कुल सही हैं। उत्तर लॉक करें ऑप्शन बी। अब प्रश्न 161, मैच द फॉलोइंग। स्तंभ क में अपराध है 1 हत्या, 2 संगठित अपराध, 3 आतंकवादी कृत्य, 4 हिट एंड रन। और स्तंभ ख में धाराएं हैं ए धारा 111, बी धारा 103 उपधारा 1, सी धारा 106 उपधारा 2, डी धारा 113। स्टूडेंट्स, ये चारों सबसे हॉट टॉपिक्स हैं। हत्या जाएगी धारा 103 उपधारा 1 के साथ, संगठित अपराध है धारा 111, आतंकवादी कृत्य है धारा 113 और हिट एंड रन है धारा 106 उपधारा 2। इसका सीधा मिलान है ऑप्शन ए। इसे लॉक करें। सर, आज के सेशन का आखिरी प्रश्न 162, साधारण अपवादों का मिलान करना है। स्तंभ क में धाराएं हैं 20, 22, 23, 19। स्तंभ ख में सिद्धांत है मत्तता, 7 वर्ष से कम का शिशु यानी डॉली इनकपैक्स, आवश्यकता का सिद्धांत और विकृत चित्तता। स्टूडेंट्स, कानून मानता है कि डॉली इनकपैक्स यानी 7 साल से कम उम्र का बच्चा अपराध की प्रकृति नहीं समझ सकता। इसी तरह नशे या मानसिक विकृति में मेंस रिया नहीं बन पाता। इन्हें साधारण अपवाद कहते हैं। धाराओं से मैच करने पर सटीक मिलान ऑप्शन ए में है। इसे तुरंत लॉक कर लें। स्टूडेंट्स और फ्यूचर ऑफिसर्स, आज हमने प्रश्न 134 से 162 तक शानदार कंसेप्चुअल सर्जिकल स्ट्राइक की है। जाने से पहले मास्टर टिप सुन लें। यूपीएसआई में मैच द फॉलोइंग और स्टेटमेंट वाले प्रश्न बढ़ेंगे। आपको गोल्डन सेक्शंस उंगलियों पर रटने हैं। धारा 69, 103 उपधारा 2, 106 उपधारा 2, 111, 113, 152 और 304। ये आपके एग्जाम में गेम चेंजर साबित होंगी। थैंक यू सो मच IQ गुरु सर। एग्जामिनर कहाँ ट्रैप बिछा सकता है, नए कानूनों के पीछे का लॉजिक क्या है, ये सब अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है। मैं और बाकी स्टूडेंट्स अब एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अपना स्कोर कमेंट करें। मिलते हैं अगले पार्ट में।